हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं बादशाह का क्लाइमेक्स एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 6। त्रिवेदी एकाएक गुलाटी गुर्रा उठा, चला गोली। त्रिवेदी ने मौत की सी निगाहों से एसीपी महेश टंडन को देखा। उस पल पूजा मेहरा फौरन कई कदम दूर हो गई। महेश टंडन दांत भींचकर रह गया। वह तो सोच रहा था कि पूजा मेहरा को अपने कब्जे में लेकर उसकी आड़ लेकर निकल जाएगा, लेकिन अब तो वह भी दूर हो गई थी। त्रिवेदी ने रिवॉल्वर सीधी करके दांत पीछे। तुम्हें मदन कुमार मेहरा जैसे इंसान के रास्ते में नहीं आना चाहिए था। टंडन समझ गया कि त्रिवेदी उसे शूट करने जा रहा है, लेकिन टंडन उन पुलिस वालों में से नहीं था जो हौसला छोड़ देते हैं। उसने उसी पल दांत भींचकर त्रिवेदी पर छलांग लगा दी। तभी त्रिवेदी ने फायर कर दिया था, परंतु टंडन के अपनी जगह छोड़ने से निशाना चूक गया। गोली टंडन के कंधे से रगड़ खाती हुई निकल गई। टंडन त्रिवेदी से जा टकराया और उसे लिए नीचे जा गिरा। त्रिवेदी को महेश टंडन से ऐसी आशा नहीं थी। वह खुद को संभाल ना सका। टंडन ने उसकी रिवॉल्वर वाली कलाई सख्ती से थाम ली। पूजा मेहरा पलटी और हाथ में सख्ती से पैकेट दबाए भाग खड़ी हुई। महेश टंडन को मुकाबला करते पाकर सब इंस्पेक्टर गुलाटी के होठों से गुर्राहट निकली। वह दांत भींचकर आगे बढ़ा और टंडन के सिर पर रिवॉल्वर की नाल लगा दी। गोली इसलिए नहीं चलाई कि गोली उसके सिर को फोड़कर नीचे मौजूद त्रिवेदी को लग सकती थी। टंडन 2 पल के लिए ठिठक कर रह गया। रिवॉल्वर वाली कलाई पर ढील नहीं दी। नीचे दबा पड़ा। त्रिवेदी दांत भींचकर गुर्राया, अबे हट साले। चंद्रमा की रोशनी में वह सब इन हरकतों के साथ खतरनाक लग रहे थे। टंडन और त्रिवेदी की नजरें चंद्रमा की रोशनी में मिली, दरिंदगी भरी नजरें। टंडन जानता था कि उसके सिर पर मौत सवार है। वह खाली हाथ था। 2 रिवॉल्वरों का मुकाबला वह नहीं कर सकता था। अब नहीं तो कुछ देर बाद गोली उसे लगनी ही थी। त्रिवेदी को छोड़कर खड़ा हो जा टंडन। गुलाटी पुनः गुर्राया, वरना अभी शूट कर दूंगा। हालात ऐसे थे कि टंडन ने मौत की आखिरी बाजी खेलने का फैसला कर लिया। वह त्रिवेदी के ऊपर था और उसके सिर पर गुलाटी ने रिवॉल्वर की नाल तान रखी थी। जो होगा देखा जाएगा। इस सोच के साथ उसने फुर्ती के साथ त्रिवेदी की दबा रखी रिवॉल्वर वाली कलाई छोड़ी और उससे कहीं ज्यादा फुर्ती के साथ सिर के ऊपर मौजूद गुलाटी की रिवॉल्वर वाली बाह झटके के साथ नीचे कर दी। गुलाटी खुद को संभाल ना सका। टंडन ने जो किया उसकी आशा तो उसे जरा भी नहीं थी। गुलाटी के हाथ में दबी रिवॉल्वर नीचे मौजूद त्रिवेदी के चेहरे पर लगी और झटका लगने की वजह से ट्रिगर दब किया। तीव्र धमाके के साथ सब इंस्पेक्टर किशोर त्रिवेदी का चेहरा उड़ गया। नीरज गुलाटी हक्का बक्का रह गया। खून के छींटे टंडन के चेहरे पर आ चिपके, लेकिन टंडन ने एक पल भी ना गवाया। त्रिवेदी की रिवॉल्वर उसके मृत हाथ में ही दबी थी। टंडन ने उस रिवॉल्वर पर झपटा मारा और हाथ पीछे को करके गोली चला दी। गुलाटी की चीख उसके कानों में पड़ी, फिर गिरने की आवाज। रुकने का तो वक्त ही ना था। टंडन फौरन रिवॉल्वर के साथ पलटा और उछल कर खड़ा हो गया। उसकी गोली गुलाटी के पेट में लगी थी और अब वह पीड़ा को बर्दाश्त करते हुए रिवॉल्वर वाला हाथ पुनः महेश टंडन की तरफ उठा रहा था कि तभी टंडन ने दांत भींचकर रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा किया और गुलाटी के सिर का निशाना लेकर जल्दी से गोली चला दी, जो कि गुलाटी की गर्दन पार करती हुई रेत के भीतर जा धंसी। गुलाटी का नीचे गिरा शरीर तड़पा और दूसरे ही पल शांत पड़ गया। दांत पीछे महेश टंडन की निगाह फौरन उस तरफ घूमी जिस ओर पूजा मेहरा भागी थी, परंतु दूर दूर तक चंद्रमा में चमकता बीच का रेतीला मैदान खाली नजर आ रहा था। यह देखकर टंडन के होश उड़ गए। रिवॉल्वर थामे वह बुत की तरह खड़ा ही रह गया। मदन कुमार मेहरा के देशद्रोही होने के सबूत, जिन्हें उसने जान पर खेलकर हासिल किए थे, वह हाथ से निकल गए थे। देश की जानी मानी हस्ती मदन कुमार मेहरा का चेहरा वह सबको दिखा देना चाहता था, उसे बेनकाब कर देना चाहता था, लेकिन एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया। वह धोखे में मारा गया। उसे बेवकूफ बनाकर उसकी बेटी पूजा मेहरा उन सबूतों को ले उड़ी थी और वह उसे रोकने की कोशिश भी न कर सका था। अब तो वह जाने कहां की कहां निकल गई होगी। उन सबूतों को उससे हथियाकर उड़ी जा रही होगी। चंद्रमा की चमकती रोशनी में महेश टंडन का चेहरा निचुड़ा सा नजर आ रहा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेजी से दौड़ रहा था। सब इंस्पेक्टर किशोर त्रिवेदी और नीरज गुलाटी, जो उसे सामने पाकर ही सीधे खड़े हो जाते थे, सैल्यूट मारते थे, इज्जत देते थे। वह पूजा मेहरा के हक में काम कर रहे थे, उसकी जान लेना चाहते थे। टंडन को लगा जैसे वह किसी चक्रव्यूह में फंसा है। उसका सब कुछ किसी ने जकड़ रखा है, यहाँ तक कि उसका दिमाग भी जैसे किसी ने पकड़ रखा हो। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। जो कुछ भी हुआ वह उसके ख्वाबों ख्यालों तक में न था। टंडन ने सब इंस्पेक्टर गुलाटी और त्रिवेदी की लाशों को देखा। अब क्या होगा? अगर मदन कुमार मेहरा के खिलाफ सबूत उसके पास होते तो वह दूसरों को समझा सकता था कि इन लोगों ने किसी लालच
की खातिर उससे सबूत छीनने की कोशिश की और उसे गोली चलानी पड़ी। तब खुद को बचाने की पचासों बातें हो सकती थी, लेकिन अब वह क्या सफाई देगा कि इन दोनों को उसने क्यों शूट किया। टंडन को लगा कि उसका दिमाग फट जाएगा। अपने मस्तिष्क को वह हदोहद पार तक उलझा हुआ महसूस कर रहा था। इतना तो वह स्पष्ट तौर पर जान चुका था कि उसे बुरी तरह घेरा गया था। वह कुछ भी नहीं समझ पाया था, अब भी नहीं समझ पाया। टंडन ने वहां ज्यादा देर खड़ा होना ठीक नहीं समझा और पलटकर तेजी से एक तरफ चल पड़ा। रिवॉल्वर जेब में डाल ली। उसको इस बात का पूरा एहसास था कि कुछ देर पहले ही वह मौत के मुंह से निकला है, वरना इस वक्त उसकी लाश रेत में पड़ी होती। समंदर से टकराकर आती ठंडी हवा भी उसके चेहरे पर उभरे पसीने को खत्म नहीं कर पा रही थी। रात के इस अंधेरे में महेश टंडन को जाने क्या खौफ सा महसूस हो रहा था। चलते हुए रेत में दब रहे जूते जैसे फिर बाहर निकलने को तैयार नहीं होते थे। मस्तिष्क में एक ही बात गूंज रही थी, ऑपरेशन बादशाह। सब इंस्पेक्टर किशोर त्रिवेदी के होठों से निकला, और बादशाह वह खुद ही तो बना था। देवराज चौहान को फंसाने की खातिर ऑपरेशन बादशाह, ऑपरेशन बादशाह। महेश टंडन को लगा जैसे उसका मस्तिष्क फट जाएगा। देवराज चौहान और जगमोहन सब इंस्पेक्टर गुलाटी और त्रिवेदी की कार के पीछे पीछे ही समंदर तट पर पहुंचे थे। तब तक वह जान चुके थे कि दोनों सब इंस्पेक्टर आगे वाली कार का पीछा कर रहे हैं, और जब महेश टंडन कार से निकलकर तट की तरफ बढ़ा तो चंद्रमा की रोशनी में देवराज चौहान ने उसे स्पष्ट तौर पर पहचाना। यह तो बादशाह है, देवराज चौहान आंखें सिकोड़ कर बोला। मतलब कि एसीपी महेश टंडन। ओह, यह तो अकेला है। देवराज चौहान बोला, मेहरा की बेटी कहाँ है? लेकिन यह रात के इस समय जा कहाँ रहा है? जगमोहन बोला। देवराज चौहान की निगाह दोनों सब इंस्पेक्टर पर जा टिकी। दोनों काफी फासला रखकर टंडन के पीछे चले जा रहे थे। यह देखकर देवराज चौहान के होठ भिजते चले गए। जगमोहन ने अंधेरे में देवराज चौहान पर निगाह मारी। अब क्या करें? इन दोनों को अपने काम में सफल नहीं होने देना है, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। अभी पकड़े? नहीं, देवराज चौहान दांत भींचकर क्या उठा। इन्हें मौके पर ठीक वक्त पर रोकना होगा ताकि हम देख सके कि यह क्या करते हैं। इंस्पेक्टर हरीश यादव का कहना भी चेक कर लें कि जो भी उसने कहा है वह सच है या उसने हमसे झूठ बोला है। मेरे ख्याल से इंस्पेक्टर यादव ने सच ही बोला है। जगमोहन की निगाह दोनों सब इंस्पेक्टर और काफी आगे रेत पर तट की तरफ जाते टंडन पर फिर रही थी, क्योंकि जहां उसने इन दोनों सब इंस्पेक्टर की मौजूदगी के बारे में बताया था, यह दोनों वहीं मिले हैं तो बाकी बातें भी सच होंगी। लेकिन यह जानना जरूरी है कि टंडन यहाँ क्या करने आया है। देवराज चौहान बोला। आओ हम उस तरफ चलते हैं। टंडन और दोनों सब इंस्पेक्टर पर उस तरफ से नजर रखी जा सकती है। ऐसा करके हम टंडन के करीब हो ही जाएंगे जिस तरफ वह जा रहा है। देवराज चौहान और जगमोहन तेजी से दूसरी तरफ बढ़े, लेकिन कुछ आगे जाते ही ठिठके। कुछ दूर अंधेरे में 3 व्यक्तियों को खड़े देखा। दूसरे ही पल दोनों नीचे लेट गए। यह लोग कौन है? जगमोहन आंखें सिकोड़कर बोला। देवराज चौहान होंठ भींचे तीनों को देख रहा था। चंद्रमा की रोशनी में वह तीनों व्यक्ति स्पष्ट तो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके हाव भाव और कई पलों की कोशिश के बाद देवराज चौहान ने 2 को पहचाना। इनमें से एक एसीपी अशोक मल्होत्रा और दूसरा इंस्पेक्टर राजन रावत है। देवराज चौहान बोला। ओह, यह भी यहाँ है? जगमोहन के होठों से निकला। तीसरा कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। यह लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? जो भी कर रहे हैं वह अलग बात है, देवराज चौहान होठ भींचकर बोला। लेकिन अब हमारे सामने आगे का काम करने के लिए दिक्कत आ गई है। मैं समझा नहीं। हमने टंडन को बचाना था, लेकिन ऐसा करेंगे तो यह दोनों पुलिस वाले भी बीच में आ सकते हैं। झगड़ा तो बढ़ेगा ही, और मैं किसी भी पुलिस वाले को शूट करने के हक में नहीं हूँ। ऐसे पुलिस वालों को तो, जगमोहन ने कठोर स्वर में कहना चाहा, पुलिस वाले ही होते हैं, बेशक वह कैसे भी हो। देवराज चौहान ने होठ भींचकर कहा। तो मजबूरी है, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। अब टंडन को बचाने के लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। यह लड़ाई टंडन को खुद ही लड़नी होगी। लेकिन टंडन तो जानता नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। ऐसे में तो वह मारा जाएगा। जो भी हो, हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ किया तो हमारे हाथों पुलिस वाले मरेंगे, देवराज चौहान ने सर्द स्वर में कहा। जगमोहन होठ भींचकर रह गया। उसकी निगाह पुनः दूर खड़े एसीपी मल्होत्रा और इंस्पेक्टर राजन रावत की तरफ गई। वह तीसरा कौन है, यकीन के साथ कुछ भी नहीं कह सकता। देवराज चौहान और जगमोहन देखते रहे जो टंडन के साथ हुआ। पूजा मेहरा सबूतों का पैकेट लेकर दौड़ी तो दूर मौजूद एसीपी मल्होत्रा और इंस्पेक्टर रावत के पास पहुंची। पास पहुंचते ही वह खुशी भरे लहजे में तीसरे व्यक्ति से बोली, पापा पापा, मैं वह सबूत ले आई हूं। तीसरा और कोई नहीं, मदन कुमार मेहरा ही था। मदन कुमार मेहरा ने पूजा को अपने सीने से लगाया और सिर पर हाथ फेरा। मेरी प्यारी बेटी, पापा को बचाने की खातिर
तुमने अपनी जान खतरे में। ओ पापा, यह तो मेरा फर्ज था। यह लीजिए। पूजा ने वह पैकेट मेहरा को थमा दिया। मेहरा ने पैकेट लेकर उसे देखा, फिर कोट की जेब में डाल लिया। मिस्टर मेहरा, एसीपी मल्होत्रा ने खुशी भरे स्वर में कहा, सब ठीक हो गया, अब हमें चलना चाहिए। त्रिवेदी और गुलाटी सब संभाल लेंगे। मदन कुमार मेहरा बिना कुछ कहे पलटा और उस तरफ बढ़ चला जहां उसकी कार खड़ी थी। पूजा अपने पापा के साथ चल रही थी। वह खुश नजर आ रही थी। मेहरा के चेहरे पर भी तसल्ली के भाव थे। एसीपी मल्होत्रा और इंस्पेक्टर रावत उनके पीछे चल पड़े। मदन कुमार मेहरा अपनी कार के पास पहुंचा। ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर मौजूद था। उस कार के पीछे दूसरी कार मौजूद थी जिस पर मल्होत्रा और रावत वहां पहुंचे थे। मदन कुमार मेहरा और पूजा कार की पीछे वाली सीट पर बैठे तो ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। मल्होत्रा और रावत पीछे वाली कार में बैठे। इंस्पेक्टर रावत ने कार आगे बढ़ा दी। तभी उनके कानों में गोली चलने की आवाज पड़ी। रावत। एसीपी सूरज मल्होत्रा व्यंग भरे स्वर में क्या उठा, टंडन का तो काम खत्म और हमारा ऑपरेशन बादशाह मुकम्मल हुआ सर। इंस्पेक्टर रावत हंसकर क्या उठा। देवराज चौहान और जगमोहन ने वह सब स्पष्ट देखा जो टंडन के साथ हुआ। महेश टंडन को इस तरह बचते पाकर दोनों ने चैन की सांस ली। उन्होंने पूजा मेहरा को भी देखा जो मल्होत्रा और रावत के पास पहुंची थी और उस तीसरे व्यक्ति से लिपट गई थी। यह देखते ही देवराज चौहान बोला, वह तीसरा पूजा का बाप है, मदन कुमार मेहरा। हरामजादा। जगमोहन बड़बड़ा उठा। वह सब चले गए। उनके जाने के बाद कुछ पलों बाद ही किस्मत के धनी टंडन ने दोनों सब इंस्पेक्टरों का खात्मा कर दिया था और वहां से जाने के लिए चल पड़ा था। रात के अंधेरे में चंद्रमा की रोशनी देखने में काफी सहायक सिद्ध हो रही थी। अब जगमोहन के होठों से निकला, टंडन अभी 50 बातों से अनजान है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, जो कुछ हुआ वह तो हुआ, परंतु अभी भी वह खतरे में है। जब मेहरा और दूसरे पुलिस वालों को मालूम होगा कि टंडन बच गया है तो वह फिर इसकी जान लेने की कोशिश करेंगे और देर सवेर में इसकी जान ले भी लेंगे। और जो मामला मेरे सामने आया है उसे देखते हुए मैं नहीं चाहता कि टंडन की जान जाए। दोनों की नजरें टंडन पर थी। महेश टंडन दूसरी दिशा की तरफ जा रहा था। इसका तो दिमाग खराब हो गया होगा कि दोनों सब इंस्पेक्टर उसे क्यों मारने की कोशिश कर रहे थे। अब टंडन अपनी सोचों में बुरी तरह उलझ गया होगा। जगमोहन ने कहा, आओ। देवराज चौहान ने कहा, टंडन उस तरफ जा रहा है। दोनों आगे बढ़ गए। एसीपी महेश टंडन समंदर तट से निकलकर कच्ची जमीन पर पहुंचा, फिर थके अंदाज में उस तरफ चल पड़ा जहां अल्पना की दी हुई कार खड़ी थी जिस पर वह यहां आया था। परंतु कुछ और कदम उठाते ही वह ठिठक गया। सामने ही देवराज चौहान और जगमोहन खड़े नजर आए। अंधेरा होने पर भी महेश टंडन ने देवराज चौहान को फौरन पहचाना। दूसरे ही पल उसके चेहरे पर घबराहट के चिन्ह आए। देवराज चौहान को इस तरह सामने पाकर वह हक्का बक्का रह गया था। तुम? टंडन के होठों से निकला। हाँ बादशाह साहब। देवराज चौहान ने कदम उठाया और पास आकर शांत स्वर में बोला, मैं। तुमने तो सोचा भी नहीं होगा कि हमारी फिर मुलाकात होगी। वैसे तुमने बहुत धोखेबाजी की मेरे साथ। मैं। टंडन समझ नहीं पा रहा था कि इन हालातों में वह क्या कहे। वह तो खुद पहले से ही परेशान था। अभी अभी तुमने 2 पुलिस वालों को मारा जबकि तुम खुद पुलिस वाले हो। देवराज चौहान बोला, वह मुझे मारने आ रहे थे और मैं जानता हूं तुम्हारी बात को कि तुम सच कह रहे हो। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, लेकिन दूसरों को सफाई में क्या कहोगे कि क्यों मारा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। टंडन जानता था कि सफाई देने काबिल उसके पास कोई वजह नहीं है। उन सबूतों को मेहरा की बेटी ले गई। महेश टंडन चौंका। तुम्हें यह बात कैसे मालूम हुई? मुझे सब कुछ मालूम है और तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। पहले मैं इस मामले में जितना अनजान था अब उससे कहीं ज्यादा मैं जानता हूं और तुम नहीं। सबूत ले गई वह? हाँ। देवराज चौहान ने हौले से सिरे लाया। तुम तो अब कहीं के भी नहीं रहे। जगमोहन बोला। टंडन ने सूखे होठों पर जीभ फेरकर जगमोहन को देखा। आओ हमारे साथ चलो। देवराज चौहान ने कहा। क्यों? टंडन के होठों से निकला। तुम बुरी तरह फंसे हुए हो, इतनी बुरी तरह कि इस चक्रव्यूह से नहीं निकल पाओगे और ना ही अभी तक तुम समझ पाए हो कि यह सब क्यों और क्या हो रहा है। पहले तो मैं तुम्हें सारे हालातों की जानकारी दूंगा, उसके बाद तुम्हें इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता बताऊंगा। देवराज चौहान ने कहा। टंडन उलझन भरी नजरों से देवराज चौहान और जगमोहन को देखने लगा। मुझ पर विश्वास कर सकते हो एसीपी महेश टंडन, लेकिन मुझे बचाने में तुम्हारी क्या दिलचस्पी है? तुम्हें बचाने में मेरी इतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी दिलचस्पी देशद्रोही मेहरा और उसका साथ देने वाले पुलिस वालों को सजा दिलवाने में है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मैं खुद कानून तोड़ता हूँ, डकैतियां डालता हूँ, लेकिन देश का सौदा नहीं करता। जिस घर में रहो उस घर की दीवारों में छेद करके उन्हें कमजोर नहीं करना चाहिए। और मेहरा,
देश की महत्वपूर्ण गोपनीय बातों को विदेशियों को बेचकर देश को कमजोर कर रहा है। यह बात तो सिरे से ही गलत है। टंडन वैसे ही खड़ा रहा। चल यार। जगमोहन ने आगे बढ़कर टंडन का कंधा थपथपाया और बांह पकड़कर उसे साथ लिए आगे चल दिया। टंडन इस कदर उलझन में था कि कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। कष्ट लेता देवराज चौहान भी उनके पीछे चल पड़ा। वह लोग कार में बैठे और जगमोहन ने कार आगे बढ़ा दी। महेश टंडन थका थका सा कार की पिछली सीट पर देवराज चौहान के साथ बैठा था। देवराज चौहान ने नई सिगरेट सुलगाई और शांत स्वर में बोला, तुम जानते हो कि उन दोनों सब इंस्पेक्टरों ने तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की? मेहरा की बेटी इस मामले में कैसे आई और कमिश्नर आनंद वर्मा, मल्होत्रा और इंस्पेक्टर रावत यादव के इरादे क्या थे? मैं कुछ भी नहीं जानता। टंडन दांत भींचकर बोला, अगर कुछ जानता हूं या मालूम हुआ है तो उन्हें समझ पाने में असमर्थ हूं, क्योंकि कई सवालों के जवाब मेरे पास नहीं। टंडन ने अंधेरे में देवराज चौहान के चेहरे पर निगाह मारी। तुम यह सब कैसे जानते हो? इसका जवाब भी तुम्हें बाद में मालूम हो जाएगा। महेश टंडन ने व्याकुल निगाहों से देवराज चौहान को देखा। वह मामला असल तौर पर तब शुरू होता है जब तुम मेहरा के खिलाफ सबूत इकट्ठे करके वापस आकर कमिश्नर आनंद वर्मा से मिले। देवराज चौहान गंभीर स्वर में कह रहा था। हालांकि कमिश्नर वर्मा ने ही तुम्हें सरसरी तौर पर मदन कुमार मेहरा के बारे में छानबीन करने को कहा था। तो उस सरसरी छानबीन में जब तुम्हें कुछ नजर आया तो तुम गंभीरता से मेहरा के खिलाफ कुछ तलाश करने लग गए थे। टंडन देवराज चौहान के चेहरे को देखे जा रहा था। देवराज चौहान ने कष्ट लिया, लेकिन कमिश्नर आनंद वर्मा के मन में यह जानकर बेईमानी आ गई कि मेहरा के खिलाफ सबूत मिल गए हैं। इस बात को वही क्या, तुम भी जानते थे कि सबूत होने पर भी मेहरा जैसी हस्ती को अपराधी देशद्रोही सिद्ध कर पाना आसान काम नहीं था, बल्कि ऐसी किसी कोशिश में अपनी जान को खतरा पैदा हो सकता था। लेकिन इन सबूतों के दम पर मदन कुमार मेहरा से मोटी दौलत ली जा सकती है। यह बात कमिश्नर वर्मा के दिमाग में आ गई। उसके सबूत मांगने पर भी तुमने उन सबूतों को कमिश्नर वर्मा के हवाले नहीं किए। मेहरा के खिलाफ उन सबूतों के बारे में तुम बहुत सतर्कता से काम ले रहे थे। पल भर ठिठक कर देवराज चौहान पुनः बोला, कमिश्नर वर्मा तुम्हें अपना विचार नहीं बता सकता था कि मेहरा से मोटा पैसा लिया जा सकता है, क्योंकि वह जानता था कि तुम वर्दी की आड़ में रिश्वत नहीं लेते। इस मामले में पैसे कैसे झाड़े और तुम यह सोचते रहे कि सबूतों को कैसे इस्तेमाल करके मदन कुमार मेहरा का शराफत से भरा काला चेहरा बेनकाब करे। तुम उन सबूतों को छिपाना चाहते थे कि किसी तरह की गड़बड़ी होने पर वह तुम्हारे हाथ से निकल न जाए। ऐसे में तुमने बहुत सोच समझकर फैसला लिया और उन सबूतों का पैकेट बनाकर पैकेट को अपनी ऑफिस की अलमारी में रख दिया। अमूमन ऐसे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी खास और कीमती चीज इस तरह ऑफिस की अलमारी में भी रखी जा सकती है। महेश टंडन हैरानी से देवराज चौहान को देख रहा था। उधर कमिश्नर वर्मा ने बहुत सोच समझकर मदन कुमार मेहरा से फोन पर बात की और उसे टंडन के पास मौजूद उसके खिलाफ उन सबूतों के बारे में बताया। मेहरा तो खुद ही उस वक्त उस इंसान की तलाश करवा रहा था जो उसकी एस्टेट के बंगले से उन सबूतों को ले उड़ा था। मदन कुमार मेहरा तो चाहता था कि तुम्हें पकड़कर यातनाएं देकर तुमसे वह सबूत हासिल किए जाएं, लेकिन वर्मा ने यह कहकर मना कर दिया कि एसीपी महेश टंडन से कोई चीज जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती। मेहरा किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था, उसे सिर्फ अपने खिलाफ वाले वह सबूत चाहिए थे जो टंडन ले उड़ा था। वर्मा ने मेहरा को विश्वास दिलाया कि वह किसी तरह उन सबूतों को उस तक वापस पहुंचा देगा। इस तरह मेहरा और कमिश्नर वर्मा के बीच एक बहुत ही मोटी रकम तय हो गई कि मेहरा को सबूत तो वापस मिलने पर मेहरा कमिश्नर वर्मा को तय हो चुकी मोटी रकम देगा। अब कमिश्नर वर्मा की बारी थी कि इस काम को वह कैसे अंजाम देता है। ऐसा क्या करता है कि सबूत वापस मेहरा को मिले और वह उससे मोटी दौलत ले। कमिश्नर वर्मा जानता था कि तुमसे उन सबूतों को हासिल करना आसान काम नहीं था। ऐसे में वर्मा ने बहुत ही सोच समझकर योजना बनाई। बहुत दूर तक की सोची वर्मा ने। कमिश्नर वर्मा यह काम इस तरह करना चाहता था, सारा काम भी हो जाए और तुम्हें शक भी ना हो कि वर्मा ने तुम्हारे साथ कोई चालबाजी करी है। कैसी योजना? टंडन के होठों से निकला। देवराज चौहान ने कष्ट लिया और सिर हिलाकर बोला, कमिश्नर वर्मा की मेहरा से बराबर बातचीत हो रही थी। कमिश्नर वर्मा ने एसीपी मल्होत्रा, इंस्पेक्टर राजन रावत और यादव, सब इंस्पेक्टर नीरज गुलाटी और किशोर त्रिवेदी को अपने साथ मिलाया। यह सारे पुलिस वाले दौलत के पुजारी थे, वर्दी की आड़ में रिश्वतखोरी करते थे। वर्मा ने सारा मामला उन्हें बताया और 5-5 लाख देने को कहा। सफल होने के बाद साथ ही वर्मा ने उन्हें सारी योजना समझा दी। उधर मेहरा को फोन पर सब बता दिया कि अब क्या होगा और उनकी बेटी पूजा मेहरा को क्या क्या करना होगा। जब इन सब लोगों में सारी योजनाएं तय हो गई तो फिर कमिश्नर वर्मा ने तुमसे बात की। टंडन अजीब सी निगाहों से देवराज चौहान को देख रहा था।
कमिश्नर वर्मा ने तुम्हें आइडिया दिया कि किसी तरह मेहरा की बेटी का अपहरण कर लो, तो तब मेहरा पर हम दबाव डाल सकते हैं कि वह अपने अपराधों को कबूल करके खुद को कानून के हवाले कर दे। तब उन सबूतों को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बात तुम्हें जची और इस तरह पूजा मेहरा के अपहरण की योजना बनी, जबकि कमिश्नर वर्मा तुम्हारे साथ बहुत चालाकी के साथ काम कर रहा था। तुम्हें विश्वास दिलाने की खातिर कि इस मामले में वह बहुत चिंतित है, कहा कि पूजा मेहरा का अपहरण करने के लिए किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो एक ही बार में इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम दे सके। एक बार असफलता मिली तो फिर मेहरा की बेटी पर हाथ डालना दुर्भर हो जाएगा। यह बात भी तुम्हें जची कि जैसे तैसे तुम लोगों को मेरी खबर लगी कि सोहनलाल की मार्फत मुझसे बात की जा सकती है, तो तुमने किसी तरह मुझ तक, मतलब कि मुझे कैसे तुम लोगों ने अपने काम के लिए राजी किया जानते ही हो। टंडन ने गंभीरता से सिर हिलाया। आगे? उसके होठों से निकला, आगे की बातें काफी हद तुम जानते हो। देवराज चौहान ने कहा, तुम मेरे साथ खेलते रहे और तुम्हारे पुलिस वाले साथी तुम्हारे साथ। जब मैंने मेहरा की बेटी का अपहरण कर लिया तो एसीपी मल्होत्रा यूं ही ड्रामा करता रहा कि वह मेहरा से बात कर रहा है, जबकि हकीकत में मेहरा की बेटी तुम्हारा विश्वास जीत रही थी और आखिर में वह तुम्हें ले भागी। तुम उसकी बातों में आ गए। यह कमिश्नर वर्मा की ही योजना का हिस्सा था जो मेहरा की बेटी ने किया। उसके बाद तुम्हारे साथ जो भी हुआ तुम अच्छी तरह जानते हो। वह दोनों सब इंस्पेक्टर शुरू से ही तुम्हारे पीछे थे। जब वह सबूत मेहरा की बेटी के हाथ लगे तो तुम्हें खत्म करके जड़ से ही सारा मामला खत्म कर दें। टंडन देवराज चौहान को देखता रहा। देवराज चौहान ने शांत भाव से कश लिया। मैं जानता हूं कि तुम जो कह रहे हो वो सच है। अगर मैं इन बातों को साबित करने को कहूं, मैं साबित भी कर दूंगा कि मैं सच कह रहा हूं। तुम्हें यह सब बातें कैसे मालूम हुई? यह भी अभी मालूम हो जाएगा। कई पलों तक उनके बीच बेचैनी से भरी खामोशी छाई रही। जब वह दोनों सब इंस्पेक्टर मुझे मारने जा रहे थे तो तुम बीच में क्यों नहीं आए? तुम तो देख ही रहे थे सब। हाँ, लेकिन तुम्हें सतर्क ना कर पाना हमारी अपनी मजबूरी थी, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि वहां पर मदन कुमार मेहरा, एसीपी मल्होत्रा और इंस्पेक्टर राजन रावत भी मौजूद थे। हम तुम्हारी सहायता के लिए आगे आते तो वह भी आगे आते। ऐसे में हमारे हाथों पुलिस वालों का खून हो जाता। उनकी योजना का अंतिम हिस्सा था तुम्हारी मौत। शुरू में तो तुम बादशाह बनकर मुझसे मिले थे, इसलिए कमिश्नर वर्मा ने इस सारे काम को ऑपरेशन बादशाह का नाम दिया। यानी कि तुम्हारी मौत के साथ ही यह काम खत्म होगा। सबूत लेकर वह लोग तो उसी वक्त चले गए थे, यह सोचकर कि तुम बच नहीं सकते। जब भी उन्हें मालूम होगा कि तुम जिंदा हो तो उनकी नींद हराम हो जाएगी। महेश टंडन के दांत पिच गए। तुम्हारी जान को भारी तौर पर खतरा है, कार ड्राइव करता हुआ जगमोहन बोला। जब तक तुम जिंदा हो चैन नहीं मिलेगा। तुम्हारे साथी पुलिस वाले तुम्हें खत्म करके ही रहेंगे। टंडन की आंखों में खून की सुर्खी चमकी। मुझे कहां ले जा रहे हो? टंडन के होठों से भीचा स्वर निकला। इंस्पेक्टर हरीश यादव के पास, जो हमारे कब्जे में है, जिससे हमें यह बात मालूम हुई और तुम खुद भी उससे पूछकर अपनी तसल्ली कर सकते हो, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। इंस्पेक्टर यादव को सामने पाकर एसीपी महेश टंडन पागल सा हो उठा, परंतु उसे समझा बुझाकर रोका गया, कुछ ठंडा किया गया। बीते हालातों की वजह से टंडन पहले से ही अपना आपा खो बैठा था। बहरहाल टंडन ने अपने ढंग से इंस्पेक्टर यादव से पूछताछ की। बुरी हालत में यादव ने टंडन के सामने एक एक बात सच कह दी। सुनकर टंडन का सिर घूमने लगा कि उसके अपने ही वर्दी वाले भाइयों ने उससे गद्दारी की और उसे जान से खत्म करके सिरे से ही मेहरा वाले मामले को दबा देना चाहा, ताकि भविष्य में इस बात को उठाने वाला कोई रहे ही ना। पस्त हुआ पड़ा टंडन गुजरे हालातों पर गौर करने लगा। सोहनलाल चारपाई पर जा लेटा था। जगमोहन चारपाई पर ही एक कोने में बैठा था और देवराज चौहान, महेश टंडन कुर्सियों पर बैठे थे। इंस्पेक्टर यादव अभी तक कुर्सी पर बंधा बैठा था। अब तुम्हें पूरी तरह यकीन हो गया कि तुम भारी खतरे में हो, टंडन, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। दोनों सब इंस्पेक्टर की हत्या का मामला तुम्हारे सिर पर एक बार की नहीं आ सकता। अपने कानून से तुम बच सकते हो, क्योंकि इस बात का कोई गवाह नहीं है कि उन दोनों को तुमने मारा है। मल्होत्रा और रावत गवाह है भी तो वह गवाही दे नहीं पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले यही सवाल उठेगा कि इतनी रात को वह लोग तट पर क्या कर रहे थे। लेकिन देवराज चौहान ने टंडन की आंखों में झांका। बाकी के वह चारों पुलिस वाले जानते हैं कि तुम्हारा जिंदा रहना उनके वजूद के लिए खतरा है। तुम उन्हें किसी भी तरह की कानूनी मुसीबत में फंसाने की कोशिश कर सकते हो या फिर भविष्य में उन्हें खत्म करने की कोशिश भी कर सकते हो। ऐसे में वह तुम्हें किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ने वाले। होठ बीचे टंडन ने व्याकुलता से पहलू बदला। जो हुआ उसे छोड़कर यह सोचो कि अब आगे क्या हो सकता है। टंडन ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। यह सब समझ रहा है, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। इंस्पेक्टर यादव की जान सूखी पड़ी थी, चेहरा पीला जर्द हो रहा था। तुम्हारे सामने यह सवाल खड़ा होता है कि तुम अपनी जान कैसे बचाओगे, देवराज चौहान बोला।
मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। क्या? टंडन ने पुनः सूखे होठों पर जीभ फेर कर कहा। 6 में से 2 पुलिस वालों को तो तुम खत्म कर चुके हो, बाकी बचे 4। तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें हर हाल में इन 4 को खत्म करना होगा, वरना यह लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। ऐसे में मेहरा भी नहीं चाहेगा कि तुम जिंदा रहो, वह भी तुम्हारे पीछे होगा। टंडन ने गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर ली। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। जगमोहन की नजरें टंडन पर थी। तुम ठीक कहते हो, टंडन ने धीमे स्वर में कहा। इस काम में तुम मेरा साथ दोगे? नहीं, देवराज चौहान ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं पुलिस वालों की जान लेने का काम नहीं करूंगा। तो फिर मुझे बचाने का रास्ता बताकर तुम्हें क्या मिलेगा? मेरा इसमें कोई फायदा नहीं, देवराज चौहान ने कष्ट लेकर कहा। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो देश के गद्दार का साथ दे। तुम खतरे में हो, तुम्हें यह रास्ता इसलिए सुझाया है कि तुम अच्छे पुलिस वाले हो। ऐसा करके तुम खुद को भी बचा सकते हो और देश के गद्दारों को भी खत्म कर दोगे। इस मामले में मैं तुम्हारी इतनी सहायता तो कर ही दूंगा कि तुम्हें शिकारों तक पहुंचा दूं, या फिर तुम्हारे शिकारों को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूं, ताकि इस काम को पूरा करने में तुम्हें किसी तरह की अड़चन का सामना ना करना पड़े। मेरे लिए तुम्हारी इतनी ही सहायता बहुत है। टंडन ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन मेहरा को तुम भूल रहे हो। जब तक वह जिंदा है मेरी जान को खतरा बना रहेगा। देवराज चौहान की आंखों में सर्द भाव चमके। मदन मेहरा को तो भूल जाओ अब। ऐसे खतरनाक देश के गद्दार को मारकर मुझे खुशी होगी। उसको खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी। देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। वर्दी वालों के मामले में मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वरना इस मुहिम में मैं तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर नहीं चलाता। पुलिस वालों को मारने के लिए तुम्हें आगे नहीं करता, लेकिन मदन कुमार मेहरा जैसे देशद्रोही इंसान को खत्म करने के लिए तो मैं दिन रात हाजिर हूँ। टंडन देवराज चौहान का दरिंदगी से भरा चेहरा देखता रह गया। जगमोहन के चेहरे पर भी कठोरता चमकने लगी थी। सोहनलाल गहरी नींद में डूब चुका था। तुम्हारे ऐसे ख्याल है तो तुम अपराधी कैसे बन गए? मेरे अपने कुछ असूल हैं, देवराज चौहान ने पूर्ववत स्वर में ही कहा। मैं दौलत के लिए डकैतियां करता हूँ, यह अलग बात है। इससे देश की जड़ तो क्या, देश की टहनियों पर लगे पत्तों को भी नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन कोई देश की जड़ों को खोखला करके देश को बर्बाद करने के लिए विदेशियों की मदद करे, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि अगर मेरा हिंदुस्तान ही तबाह बर्बाद हो गया, कंगाल हो गया, तो मैं डकैतियां कहां करूंगा? देवराज चौहान ने कहा। यही वजह है कि मेरा हिंदुस्तान पहले और डकैती बाद में। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो घर के भीतर दीवारों को तो सजाते रहते हैं, लेकिन बाहरी दीवार पर कोई छेद करता रहे तो यह सोचकर बैठ जाते हैं कि मेरा क्या जाता है। मेरे घर के भीतर तो दीवार ठीक है ना। मुझे दोनों तरफ की दीवार को ठीक रखना पसंद है, समझे? मतलब कि मैं अपने देश की भी सलामती चाहता हूँ और अपनी डकैतियों के सिलसिलों को भी चलते रहना देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान बहरहाल मेरा देश है। मैं अपने देश के साथ कुछ भी करूं, लेकिन कोई बाहरी ताकत मेरे हिंदुस्तान की तरफ आंख भी उठाए तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। महेश टंडन गहरी सांस लेकर रह गया। अजीब आदमी हो। उन लोगों से बहुत अच्छा हूं जो जनता की रक्षा और सुरक्षा के लिए जिस्म पर सरकारी वर्दी डालते हैं और अपने फर्ज को भूलकर चेहरे पर शराफत का नकाब डाले लूट मार करते फिर रहे हैं, देवराज चौहान ने तीखे स्वर में कहा। टंडन देवराज चौहान को देखता रह गया। देवराज चौहान ने कश लिया। तैयार हो अभी? टंडन के होठों से निकला। हाँ अभी। देवराज चौहान का लहजा सर्द हो गया। नजरें कुर्सी पर बंधे इंस्पेक्टर हरीश यादव की तरफ उठी, जो बुरे हाल हो रहा था। आखिर इसे हम कब तक बांध कर रखेंगे? महेश टंडन के चेहरे पर खतरनाक भाव उभरे। यादव का चेहरा और भी जर्द पड़ गया। सर, यादव के होठों से कप कपाता स्वर निकला। प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, जिंदगी भर आपके हुक्म का गुलाम रहूंगा। मैं जगमोहन दांत पीछे उठा और यादव की तरफ बढ़ा। चेहरे पर मौत समेटे टंडन ने जेब से सब इंस्पेक्टर त्रिवेदी वाली रिवॉल्वर निकाली और उसे चेक किया। 3 गोलियां मौजूद थी उसमें और 3 इस्तेमाल हो चुकी थी। जगमोहन ने यादव के बंधन खोलने शुरू किए। मौत के भय से यादव कांप रहा था। जगमोहन का स्वर कठोर था। इसे खोल रहा हूं, फिर यह बाहर निकलेगा। जब यहां से मुनासिब दूरी पर पहुंच जाए तो इसका मामला तय करके वापस आ जाना। अगर यह बच गया तो फिर दूसरी बार इसे सामने लाने की जिम्मेवारी हम पर नहीं रहेगी। टंडन ने सख्त निगाहों से मर रहे यादव के चेहरे को देखा। मैं पुलिस वाला हूं, असली पुलिस वाला। टंडन ने शब्दों को चबाकर खतरनाक लहजे में कहा। जब कुत्तों के पीछे पड़ता हूं तो छोड़ता नहीं। मदन कुमार मेहरा जैसे कुत्ते को भी नहीं छोड़ा, फिर इसका तो उसके मुकाबले कद बहुत छोटा है। भगवान के लिए सर। यादव कप कपाता सा क्या उठा। मुझे छोड़ दीजिए। मैं हरामजादे। टंडन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वर्दी वाला होकर वर्दी वाले की पीठ में छुरा घोंपता है। रक्षक होकर भक्षकों का साथ देता है। किस हक पर तू जिंदगी की भीख मांगता है? मैं जगमोहन ने उसके बंधन खोलने के पश्चात बाल पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। एक तो सिर पर सवार मौत का भय और दूसरे घंटों बंधे रहने के कारण उसकी हालत खस्ताहाल हो रही थी। कठिनता से वो अपने पांवों को फर्श पर टिका पा रहा था। निकल बाहर,
जगमोहन ने उसे दरवाजे की तरफ धकेला। खौफ से यादव बुरी तरह कांप रहा था। प्लीज सर, यादव दोनों हाथ जोड़कर रो देने वाले स्वर में बोला, मुझे छोड़। टंडन ने आगे बढ़कर मौत भरे अंदाज में अपनी बाह उसके गले में इस तरह डाल दी जैसे जिगरी यार हो। टंडन की इस हरकत पर यादव की जान और खुश हो गई। मेरी पीठ पीछे ऑपरेशन बादशाह में शामिल होता है, महेश टंडन ने खून जमा देने वाले अंदाज में कहा। मेरी पीठ पर गोली चलाने का प्रोग्राम बना रखा था तुम लोगों ने, दौलत की खातिर। कमिश्नर वर्मा तुम लोगों को 5-5 लाख दे रहा था। बहुत बढ़िया सालो, तुम लोगों से लाख दर्जे बेहतर है यह देवराज चौहान। इसके अपने उसूल तो हैं, तुम कमीनों के लिए तो दौलत ही सब कुछ है। चल, बहुत देर हो गई, तेरे को इसी कमरे में बाहर की हवा खिलाकर लाता हूँ, चल। टंडन ने दांत पीसते हुए कहा। उसी तरह गले में बाहर डाले टंडन यादव को अपने साथ बाहर ले चला। यादव ऐसे चल रहा था जैसे उसे फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए ले जाया जा रहा हो। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर देवराज चौहान को देखा। तुम टंडन के पीछे जाओ। देवराज चौहान सपाट स्वर में बोला, वैसे तो यह सच्चा इंसान है, फिर भी मैं पक्का यकीन कर लेना चाहता हूं कि यह ठीक रास्ते पर चल रहा है या नहीं। जगमोहन फौरन बाहर निकल गया। 15 मिनट बाद जगमोहन वापस लौटा। यादव का काम हो गया। भीतर प्रवेश करते ही वह बोला। देवराज चौहान ने सोच में डूबे चेहरे को हिलाया और सिगरेट सुलगा ली। जगमोहन के आने के 5 मिनट पश्चात ही महेश टंडन वापस आ लौटा। सुबह के 8 बज रहे थे। कमिश्नर आनंद वर्मा हेडक्वार्टर जाने के लिए तैयार हो चुका था कि तभी नौकर ने खबर दी कि मल्होत्रा साहब आए हैं। वर्मा को हैरानी हुई कि इस तरह बिना खबर दिए मल्होत्रा सुबह सुबह कैसे आ गया। वर्मा ड्राइंग रूम में पहुंचकर मल्होत्रा से मिला और बोला, जल्दबाजी मत करो मल्होत्रा, आज मेहरा से पेमेंट मिल जाएगी और तुम्हें तुम्हारे हिस्से के 5 लाख। इस काम के लिए मेरे पास आने की। कहते कहते वर्मा ठिठका उसकी आंखें सिकुड़ गई। एसीपी सूरज मल्होत्रा के चेहरे पर हक बकाए भाव थे। आंखों में बेचैनी और घबराहट स्पष्ट नजर आ रही थी। होठ भीचे से लग रहे थे। सर, गड़बड़ हो गई, मल्होत्रा के होठों से निकला। क्या? वर्मा पल भर के लिए उलझन में फंसा नजर आया। सर, टंडन बच निकला है। सुबह बीच पर उसी जगह सब इंस्पेक्टर गुलाटी और त्रिवेदी की लाशें पाई गई। त्रिवेदी की रिवॉल्वर भी पास में नहीं थी। किसी तरह टंडन ने त्रिवेदी की रिवॉल्वर पाली होगी और दोनों को शूट करके वह भाग निकला है। वर्मा के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। यह क्या कह रहे हो तुम? वर्मा हक बकाया सा रह गया। मैं खुद उनकी लाश देखकर आ रहा हूं सर। मल्होत्रा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। यह तो बहुत बुरा हुआ मल्होत्रा। वर्मा के दांत भिज गए। टंडन का इस तरह उन दोनों को शूट करके निकल जाना बहुत गलत हो गया है। टंडन अब तक तो काफी कुछ समझ गया होगा कि उसके साथ क्या हो रहा था और हमने उसके साथ क्या किया। वह हमारे लिए भी खतरा बन सकता है, हमें फंसाने की कोशिश कर सकता है या फिर। सर, मल्होत्रा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। एक और बुरी खबर। एक जगह से लाश मिलने की खबर पाते ही पुलिस वहां पहुंची तो पाया कि सड़क पर पड़ी लाश इंस्पेक्टर हरीश यादव की थी। क्या? वर्मा बूथ की तरफ खड़ा फटी फटी आंखों से देखने लगा। मुझे लगता है सर कि उसे भी टंडन ने ही मारा है। मल्होत्रा ने चिंता भरे लहजे में कहा। वैसे यादव और गुलाटी त्रिवेदी के जिस्मों में मौजूद गोलियों की रिपोर्ट कुछ ही घंटों में मिल जाएगी। उससे यकीनी तौर पर पता चल जाएगा कि यादव को टंडन ने ही मारा है या। कमिश्नर वर्मा के दांत भींचते चले गए। मल्होत्रा, वर्मा ने दांत पीस कर कहा, मैं दावे से कह सकता हूं कि यादव को टंडन ने ही गोली मारी है। टंडन समझ चुका है कि हम क्या खेल खेल रहे थे। टंडन का जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है। उसे किसी भी तरह खत्म कर देना चाहिए, वरना उसे खत्म करने के लिए हमें सामने जाना पड़ेगा और हमारा उसके सामने जाना किसी भी हालत में ठीक नहीं होगा। मल्होत्रा ने दांत बीच कर कहा, वह कोई अपराधी तो है नहीं कि पुलिस की मदद से टंडन को खत्म करवा दे। कमिश्नर वर्मा भीचे दांतों से मल्होत्रा को देखता रहा। अब क्या करें सर? मल्होत्रा, वर्मा भीचे शब्दों से सोच भरे स्वर में क्या उठा। चिंता मत करो, मैं टंडन का कोई इंतजाम करता हूँ। सोचता हूँ तुम सावधान रहो, रावत को भी सावधान कर दो। मैं जल्दी ही टंडन से निपटने का कोई रास्ता निकालता हूँ। एसीपी सूरज मल्होत्रा ने अपनी चिंता से भरा चेहरे को सोच भरे अंदाज में हिला दिया। इंस्पेक्टर रावत को जब मल्होत्रा ने टंडन के जिंदा बच निकलने और गुलाटी, त्रिवेदी और यादव की मौत की खबर दी तो वह हक्का बक्का रह गया। सांस जहां की तहां रुक गई। अब क्या होगा सर? रावत के होठों से निकला। मेरे ख्याल से किसी तरह टंडन सब कुछ जान चुका है। मल्होत्रा दांत भींचकर बोला। और अब वह हम लोगों के पीछे पड़ गया है। 3 की जान वह एक ही रात में ले चुका है। इसी से उसके पागलपन का अंदाजा लगाया जा सकता है। यकीनन वह हम लोगों को भी अपना निशाना बनाने की कोशिश जरूर करेगा। ओह, रावत ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। हम लोगों को सतर्क रहना होगा। आपने कमिश्नर साहब को बताया कि? हाँ, मल्होत्रा एक एक शब्द चबाकर बोला। वर्मा साहब से मैंने बात की। उन्होंने टंडन से सतर्क रहने को कहा है और कहा है कि टंडन का कोई इंतजाम करते हैं। वह तो ठीक है सर, रावत बोला। लेकिन कमिश्नर साहब बता रहे थे कि मदन कुमार मेहरा ने आज उन्हें पेमेंट देनी है और उसमें से 5-5 लाख हमें देने हैं। तो 5-5 नहीं, अब रकम बढ़ गई है।
मल्होत्रा ने कड़वे स्वर में कहा, टीन के मर जाने के कारण उनके हिस्से की रकम भी अब हमें मिलेगी। वर्मा साहब यकीनन काफी मोटी रकम मेहरा से ले रहे हैं। यूं समझो कि हमें तो बहुत कम मिल रही है। आप इस बारे में कमिश्नर साहब से बात करो। हाँ, वर्मा को मेरी बात माननी पड़ेगी, मल्होत्रा ने विश्वास भरे स्वर में कहा। रावत ने समझने वाले भाव में सिर हिलाया। लेकिन सर, अब टंडन से बचने के लिए क्या करें? वर्मा साहब ही टंडन की व्यवस्था करेंगे। एसीपी सूरज मल्होत्रा ने सोच भरे स्वर में कहा, मैं यहाँ रहना ठीक नहीं समझता। कुछ दिन के लिए मैं अपने फॉर्म पर जा रहा हूँ। वर्मा साहब टंडन से तब तक निपट लेंगे। वही वाला फॉर्म जो भगवान दास के झाड़े पैसों से साल भर पहले खरीदा था। मल्होत्रा ने सख्त निगाहों से रावत को घूरा। सॉरी सर, मैं बेवकूफ, ऐसी बातें जुबान पर नहीं लाया करते, मल्होत्रा ने सख्त स्वर में कहा। जी, वो गलती से। आगे से ध्यान रखना। वैसे चाहो तो तुम भी मेरे साथ फॉर्म पर चल सकते हो। नहीं सर, मैं अपने गांव हो आता हूँ। माँ बाप और बीवी के कई पत्र आ चुके हैं और जरा अपनी खेतीबाड़ी पर भी नजर मारा हूँ। 4-5 महीने बीत गए गांव गए, रावत ने कहा। अपनी पत्नी को तुम यहाँ क्यों नहीं ले आते? क्या जरूरत है सर, कठिनता से तो उसे गांव वापस भेजा है। रावत मुस्कुराया। गांव में गांव वाली और शहर में शहर वाली। वक्त बढ़िया गुजर रहा है। मैं चलता हूँ, मल्होत्रा ने कहा। तुम अपना ध्यान रखो। इंस्पेक्टर राजन रावत सीधा अपने घर पहुंचा। उसका इरादा फौरन ही गांव निकल जाने का था। एक तो टंडन वजह, दूसरा कई दिनों से काम की वजह से वह थक सा गया था। गांव जाकर वहां की आबो हवा में हफ्ता 10 दिन आराम कर लेना चाहता था। रावत को इस बात का गुमान था कि कमिश्नर वर्मा अपने ढंग से टंडन नाम की मुसीबत को खत्म कर देंगे। उसके बाद ऑपरेशन बादशाह को सफल बनाने की एवज में लाखों रुपए वर्मा से हासिल होंगे, जिनसे वह मल्होत्रा की तरह ही कहीं पर फार्म हाउस खरीद लेगा। रावत ने जेब से चाबी निकालकर लॉक खोला और भीतर प्रवेश करके चिटकनी लगा दी। कोई खास सामान तो साथ ले जाना नहीं था। सूटकेस में कुछ एक कपड़े ही डालने थे। दूसरे कमरे में प्रवेश करते ही रावत ठिठका। कदम जड़ से हो गए। मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। चेहरे पर से कई रंग आकर गुजर गए। सामने ही कुर्सी पर एसीपी महेश टंडन बैठा था। हाथ में थमी रिवॉल्वर को वह कभी एक हाथ में उछालता और कभी दूसरे हाथ में। उसकी कहर भरी निगाहें रावत पर थी। रावत ने खुद को संभालने की चेष्टा की और उल्टे पुल्टे ढंग से मुस्कुराकर बोला, सर आप मेहरा की बेटी के साथ कहाँ चले गए थे? हम। रावत। टंडन की रिवॉल्वर दाया हाथ में आकर अटक गई। स्वर में कहरपन था। ऑपरेशन बादशाह की क्या पोजीशन है? काम निपट गया या कुछ बाकी है? रावत ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। क्या हुआ? टंडन के दांत भिज गए। मैं समझा नहीं सर, आप किस ऑपरेशन बादशाह की बात कर रहे हैं? ऑपरेशन तुम लोगों का और बादशाह मैं? तुम क्या समझते हो कि? सर, इंस्पेक्टर राजन रावत जल्दी से सूखे होठों पर जीभ फेर करके उठा। मैं बेगुनाह हूं सर, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब तो कमिश्नर वर्मा के दबाव की वजह से करना पड़ा। कि इंस्पेक्टर हरीश यादव, सब इंस्पेक्टर नीरज गुलाटी और त्रिवेदी ने भी तो दबाव में आकर यह सब किया था। रावत की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या कहे। उसे अपनी मौत साक्षात नजर आ रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति में वह करे तो क्या करे। अगर रिवॉल्वर निकालने की कोशिश करता है तो टंडन की रिवॉल्वर पहले ही चल पड़नी थी। वह तीनों मर गए। मैंने उन्हें मार दिया क्योंकि वह मुझे मारना चाहते थे। महेश टंडन दांत भींचकर सर्द लहजे में बोला। और तुम भी उन्हीं की जमात में तो शामिल हो? नहीं सर, मैं। शट अप, अब तुम मरने जा रहे हो। ऐसा ना करें सर, रावत तनिक घबराए स्वर में बोला। हमें तो बड़ों का ऑर्डर मानना ही पड़ता है सर, आप तो जानते ही हैं। मुझे मत मारिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको मल्होत्रा साहब के बारे में बता देता हूँ कि वह कहाँ पर है। आप उन्हें मार दीजिए सर, आपका बदला भी पूरा हो जाएगा और मुझ गरीब को छोड़ दीजिए। कहाँ पर है वह हरामजादा? वह अपने फार्म हाउस पर जाने को कह रहा है। यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है उसके फार्म हाउस का। कहने के साथ ही रावत ने जल्दी से मल्होत्रा के फार्म हाउस का पता बतला दिया। तभी मध्यम सा धमाका वहां गूंजा और गोली रावत की छाती में जा लगी। गोली लगते ही रावत उछला और नीचे जा गिरा। टंडन तब तक वहां बैठा रहा जब तक कि तड़पते तड़पते रावत मर नहीं गया। उसके बाद डांट पीछे टंडन कुर्सी से उठा, रिवॉल्वर जेब में रखी और बाहर निकला। बाहर सब दुरुस्त था, किसी का ध्यान भी उस तरफ न था। टंडन तेजी से आगे बढ़ गया। कुछ आगे जाकर खड़ी कार में बैठा तो कार आगे बढ़ गई। कार को जगमोहन ड्राइव कर रहा था। पिछली सीट पर देवराज चौहान बैठा था। रावत को उसके किए की सजा दे आया हूं, टंडन दांत भींचकर बोला। अब तुम जगमोहन के साथ कहीं आराम करो, तब तक मैं तुम्हें मल्होत्रा और कमिश्नर वर्मा। रावत ने मरने से पहले बताया था कि मल्होत्रा अपने फार्म हाउस पर जाने की तैयारी कर रहा है। टंडन ने कठोर स्वर में कहा और फार्म हाउस के बारे में बताया। हम वहां चल रहे हैं। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा।
देवराज चौहान ने सहमति भरे अंदाज में सिर हिला दिया। फिर टंडन से बोला, फार्म हाउस पर जब मल्होत्रा मिले तो सुनो, तुम्हें उससे कैसे बात करनी है। ऐसा करने से वर्मा तुम्हारे हाथों में आसानी से आ जाएगा। देवराज चौहान टंडन को बताने लगा। जगमोहन तेजी से कार दौड़ाए जा रहा था। देवराज चौहान के कहने पर जगमोहन ने फार्म हाउस से कुछ पहले ही कार रोक दी। हम यहीं पर हैं, बेशक तुम्हें कितनी भी देर लग जाए, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। जैसा समझाया है वैसा ही करना, वर्मा भी तुम्हारे जाल में आ फंसेगा। टंडन ने सिर हिलाया और कार से बाहर निकल गया। रिवॉल्वर की जरूरत है? देवराज चौहान ने पूछा। मेरी रिवॉल्वर में अभी 2 गोलियां बाकी है, टंडन ने सर्द लहजे में कहा, और 2 का ही मैंने शिकार करना है, मेरा निशाना कभी चूकता नहीं। जवाब में देवराज चौहान शांत भाव से मुस्कुराया। टंडन आगे बढ़ गया। सामने ही फार्म हाउस दिखाई दे रहा था। दिन का 1 बज रहा था। फार्म हाउस के गेट पर कोई ना था। टंडन गेट खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। फार्म में सिर्फ 2 ही नौकर थे, एक माली और दूसरा वहां बनी कोठी की सफाई करने वाला। जब मल्होत्रा वहां आता, खाना बनाने का काम भी वही करता था। पहले माली मिला। साहब नहीं आए? टंडन ने सामान्य स्वर में पूछा। माली के चेहरे पर उलझन के भाव आए। मैं तुम्हारे साहब की बात कर रहा हूँ, मल्होत्रा साहब की। जी, वह तो नहीं आए। साहब ने आना था क्या? माली बोला। हाँ, नहीं आए तो आने वाले होंगे, मुझे उन्होंने यही मिलने को कहा था। तुम अपना काम करो, कहने के साथ ही टंडन 3 कमरे के बने मकान की तरफ बढ़ गया। मकान के बाहर ही खड़ा नौकर उसे देख रहा था। टंडन पास पहुंचा। क्या नाम है तुम्हारा? रामदीन। वह बोला। आप? मैं तुम्हारे साहब का दोस्त हूँ, मल्होत्रा आने वाला है, तुम चाय बना कर लाओ। कहने के साथ ही टंडन मकान में प्रवेश कर गया। शक का कोई कारण गुंजाइश नहीं थी। रामदीन चाय बनाने के लिए किचन में चला गया। 3 बजे एसीपी सूरज मल्होत्रा अपनी कार से फार्म हाउस पर पहुंचा। वह अकेला ही आया था। माली ने गेट खोला। मल्होत्रा ने कार को मकान के मुख्य दरवाजे के पास रोका। रामदीन फौरन वहां पहुंचा। राम राम मालिक। राम राम। मल्होत्रा कार से बाहर निकलता हुआ बोला, कार में सूटकेस रखा है, ले आओ। जी साहब जी। रामदीन बोला, भीतर आपके दोस्त आए हैं। दोस्त? मल्होत्रा ने रामदीन को घूरा। हाँ साहब जी, वह कह रहे थे कि आप यहाँ आने वाले हैं और रावत आ पहुंचा होगा। मल्होत्रा ने सोचा और भीतर प्रवेश कर गया। अगले ही पल मल्होत्रा ठिठका, चेहरा फक्क सा पड़ गया। सामने ही टंडन बैठा था। आओ मल्होत्रा। टंडन उसे देखते ही शांत स्वर से मुस्कुरा कर बोला, मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। मल्होत्रा ने फौरन खुद पर काबू पाया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? मल्होत्रा टंडन के प्रति सतर्क था। रावत ने बताया था। रावत ने? मल्होत्रा के होठों से निकला। हाँ, कुछ घंटे पहले उसके फ्लैट पर मुलाकात हुई थी। टंडन ने गंभीर स्वर में कहते हुए सिगरेट सुलगा ली। मेरे जोर देने पर और हकीकत समझने पर ही उसने मुझे बताया कि तुम अपने इस फार्म हाउस पर मिल सकते हो। कैसी हकीकत? मल्होत्रा सतर्क था। मल्होत्रा। महेश टंडन ने गंभीर स्वर में कहा, कमिश्नर वर्मा ने ऑपरेशन बादशाह को अंजाम देकर मेरी मौत का इंतजाम किया था। मैं जानता हूं कि वर्मा ने तुम लोगों को दौलत का लालच देकर अपने साथ मिलने के लिए मजबूर किया, और अब मेहरा से मिलने वाली उसी दौलत का ही असर है कि लालची वर्मा ने इंस्पेक्टर यादव की हत्या कर दी। और यादव की हत्या कमिश्नर वर्मा ने? मल्होत्रा के होठों से अजीब सा स्वर निकला। हाँ, टंडन ने सिर हिलाया। गुलाटी और त्रिवेदी को किसने मारा? मैंने। महेश टंडन ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि उस वक्त मैं मजबूर था। वह मुझे मारने पर उतारू थे और मेरे समझाने पर भी ना माने। मुझे अपनी जान तो बचानी ही थी। अब मुझे मालूम हो गया है कि सारा खेल वर्मा का है। यादव को वर्मा ने इसलिए मारा कि उसे यादव के 5 लाख नहीं देने पड़ेंगे, वह भी उसकी जेब में जाएंगे। और अब वर्मा का निशाना तुम और रावत हो। रावत को मैं सावधान कराया हूं और अब तुम्हें कर रहा हूं। वर्मा से सावधान रहो। तुम कैसे कह सकते हो कि वर्मा ने यादव को मारा है? मारा नहीं, बल्कि वर्मा के इशारे पर यादव को मारा गया है। मत भूलो, मैं एसीपी हूं। मेरे अपने सोर्सेज हैं बातें जानने के लिए। वर्मा मुझे भी अवश्य खत्म करेगा, क्योंकि मेरा जिंदा रहना उसके लिए खतरनाक है। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास आएगा नहीं, और मेरे पास ऐसा कुछ है भी नहीं कि तुम्हें विश्वास दिला सकूं। मल्होत्रा आंख सिकोड़े टंडन को घूर रहा था। टंडन, जो तुम कह रहे हो तुम्हें उसे साबित करना होगा, क्योंकि मैं जानता हूं इन हालातों में तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं आएगा। टंडन ने उसकी बात काटकर सोच भरे स्वर में कहा, अगर वर्मा यहाँ होता तो मैं अपनी बात अभी साबित कर देता। वर्मा को मैं यहाँ बुला सकता हूँ, सोच लो। यह जानकर कि मैं यहाँ हूँ, वर्मा कभी नहीं आएगा। टंडन ने गहरी सांस लेकर कहा, क्योंकि वह जान चुका है कि मैं उसके असली खेल को पहचान चुका हूँ। इस बात को छोड़ो, वर्मा को मैं यहाँ बुलाता हूँ। मल्होत्रा ने दांत भींचकर कहा, अगर तुम अपनी बात साबित कर सको तो ठीक है, तब मैं वर्मा को खुद ही कुत्ते की मौत मारूंगा, नहीं तो अपना अंजाम सोच लेना। विश्वास करना सीखो मल्होत्रा। टंडन ने गंभीर स्वर में कहा, मैं सच कह रहा हूँ।
रावत ने मेरी बात पर विश्वास कर लिया था। मैंने रावत से कहा था कि वर्मा की हरकतों पर नजर रखे, वर्मा यहाँ आएगा तो उसके पीछे पीछे रावत भी आएगा। टंडन ने विश्वास भरे स्वर के साथ झूठ कहा। ठीक है, मैं अभी वर्मा को बहाने से बुलाता हूँ, जो सच है वो तुम सामने लाओगे, नहीं तो तुम जानते ही हो कि क्या होगा। मल्होत्रा ने धमकी भरे स्वर में कहा और फोन की तरफ बढ़ गया। मल्होत्रा ने फोन पर कमिश्नर वर्मा से बात की। सर, मैं मल्होत्रा, एसीपी। कहो, कोई खबर? सर, मैंने टंडन को पकड़ लिया है। एसीपी महेश टंडन को? क्या कह रहे हो? वर्मा ने हैरानी भरे स्वर में कहा। मैं ठीक कह रहा हूं सर, मैंने टंडन को बांध रखा है। मल्होत्रा ने कहा, वह मुझे मारने आया था लेकिन मैंने पकड़ लिया उसे। गुड, वेरी गुड, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया मल्होत्रा। वर्मा का खुशी से बहरा लहजा मल्होत्रा के कानों में पड़ा। अब ऐसा मौका हाथ से मत गवाना, वह हम लोगों की जान के पीछे पड़ा हुआ है। खत्म कर दो उसे और लाश को कहीं दूर वीराने में फिकवा दो कहीं। सर, आपको यहाँ आना पड़ेगा। मुझे? मेरी क्या जरूरत है? तुम? नहीं सर, बात ही कुछ ऐसी है कि आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। फोन पर मैं इस बारे में ज्यादा बात करूंगा नहीं। मल्होत्रा ने शांत स्वर में कहा। आप आ रहे हो ना सर? ठीक है, मैं आता हूँ। मैं अपने फॉर्म पर हूँ सर, यहाँ पर आप पहले भी आ चुके हैं। पहुंचता हूँ, तुम टंडन की तरफ से जरा भी लापरवाह मत होना। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ सर। मल्होत्रा रिसीवर रखकर टंडन की तरफ पलटा। कमिश्नर वर्मा आ रहा है, मल्होत्रा ने कहा। बहुत अच्छी बात है। टंडन होठ भींचकर बोला। सच झूठ वर्मा के आते ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। 3 घंटे बाद कमिश्नर आनंद वर्मा सादे कपड़ों में वहां था। भीतर प्रवेश करते ही वह ठिठका था। आशा के विपरीत टंडन को बंधे होने की अपेक्षा खुला पाया तो मल्होत्रा को देखकर वर्मा उखड़े स्वर में बोला था। तुमने तो कहा था कि तुमने इसे बांध रखा है, लेकिन यह तो खुला पड़ा है। टंडन सर्द निगाहों से वर्मा को देखता रहा। एसीपी सूरज मल्होत्रा ने बारी बारी दोनों पर निगाह मारी, फिर बोला, मेरी निगाहों में यह बंधा हुआ है, कहीं नहीं जा रहा। टंडन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वर्मा के दांत भिज गए। क्यों वर्मा? टंडन कहर भरे स्वर में बोला। तुम तो हद से ज्यादा कमीने और गिरे हुए इंसान निकले। तुम्हारा बस चले तो तुम अपने बाप को भी बेच दो। शट अप, वर्मा गुर्राया और मल्होत्रा से बोला। देख क्या रहे हो? गोली मार दो इसे, नहीं तो मैं इसे शूट करता हूं। कहते हुए वर्मा का हाथ अपनी जेब की तरफ बढ़ा। टंडन ने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल ली। अपना हाथ जेब से दूर रखो, टंडन गुर्राया। वरना दांत पीछे वर्मा ठिठक गया। मल्होत्रा का हाथ जेब में पड़े रिवॉल्वर की तरफ बढ़ा। मल्होत्रा, यह क्या तमाशा है तुम? इससे पहले मल्होत्रा रिवॉल्वर निकाल पाता, टंडन ने फौरन रिवॉल्वर का रुख मल्होत्रा की तरफ किया, ट्रिगर दबा दिया। गोली ठीक दिल वाले हिस्से में लगी। मल्होत्रा का कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला। तीव्र झटके के साथ वह कुर्सी से टकराता हुआ नीचे जा गिरा और फिर हिला नहीं। मर गया था वह। दूसरे ही पल उसके हाथ में थमी रिवॉल्वर का रुख कमिश्नर की तरफ हो गया। वर्मा हक्का बक्का रह गया। फटा तो खून नहीं, फटी फटी आंखें, यह हालत हो गई थी। महेश टंडन के चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। वर्मा, तुझसे बड़ा कुत्ता मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, टंडन ने वहशी स्वर में कहा। टंडन, वर्मा को अपनी मौत स्पष्ट नजर आ रही थी। मैं, अब तेरे को पता है ना कि तू मरने जा रहा है, टंडन ने पूर्ववत लहजे में कहा। मैं, लेकिन बच भी सकता है। कैसे? वर्मा का स्वर कांपा। यह बताकर कि मदन कुमार मेहरा इस वक्त कहाँ है, तब तुम मुझे छोड़ दोगे? वर्मा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी, चेहरा पीला पड़ गया था। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में मुझे गोली? नहीं, टंडन के चेहरे पर मौत नाच रही थी। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं नहीं जानता कि मेरा कहाँ है, लेकिन शाम को उसने मुझे होटल ब्लू मून के रूम नंबर 32 में बुलाया है। वर्मा जल्दी से बोला। अगर वह वहां ना मिला तो? वह पक्का वहीं मिलेगा, उसने मुझे वहां का वक्त दे रखा है, वर्मा ने विश्वास भरे स्वर में कहा। अगले ही पल तेज धमाका हुआ और रिवॉल्वर के चेंबर से आखिरी गोली निकलकर वर्मा के माथे में जा धसी। वर्मा की टांगे घुटने के बल मुड़ी और फिर पेट के बल नीचे गिरता चला गया। दांत भीचे चेहरे पर मौत समेटे। टंडन ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर को अच्छी तरह साफ करके अपनी उंगलियों के निशान मिटाए और रिवॉल्वर वहीं फेंकते हुए बाहर निकल गया। महेश टंडन के कार में बैठते ही जगमोहन ने कार वापस मोड़ी और तेजी से दौड़ा दी। टंडन के चेहरे पर चैन के भाव उमड़े पड़े थे। देवराज चौहान ने कश लिया था। कमिश्नर वर्मा भी आया था। टंडन ने गहरी सांस लेकर कहा, वह, हमने देखा उसे आते। जगमोहन ने कहा, दोनों का क्या हुआ? देवराज चौहान ने पूछा। फायरों की आवाज हमें सुनाई दी थी, दोनों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। दांत भींचकर टंडन बोला, तुम्हारा काम बहुत आसानी से निपट गया। जगमोहन मुस्कुराया। अब तुम निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हें किसी से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। महेश टंडन ने गहरी सांस ली। हाँ, वर्दी वालों का खतरा नहीं रहा, लेकिन मेहरा से अब मैं निपटूंगा, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। टंडन ने देवराज चौहान को देखा। वर्मा ने मरने से पहले बताया था कि मदन कुमार मेहरा आज शाम को होटल ब्लू मून के रूम नंबर 32 में मिलेगा। टंडन बोला, ऐसे में तुम्हें मेहरा तक पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। देवराज चौहान की आंखों में सर्द भाव उभरे। खबर पक्की है? कह नहीं सकता, वर्मा ने बताया था। मेरे ख्याल में तो वह सच ही कह रहा था। देवराज चौहान सख्ती भरे अंदाज में सिर हिलाकर रह गया।
शाम को मेहरा को देख लेंगे। जगमोहन कड़वे स्वर में बोला, वहां हुआ तो बचेगा नहीं। मेहरा के मामले में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। टंडन ने लंबी सांस ली, क्योंकि वह होटल में होगा और वहां मैं कई लोगों की नजरों में आ जाऊंगा। मेहरा के मामले में तुम्हें बीच में आने की जरूरत भी नहीं। देवराज चौहान ने मौत भरे स्वर में कहा, वह होटल में हो या बाहर, उसे देखना हमारा काम है। शाम के 8 बज रहे थे। हर तरफ अंधेरा फैल चुका था। जगमोहन ने होटल ब्लू मून की पार्किंग में कार रोकी और इंजन बंद किया। बगल में बैठे देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। काम कैसे करना है? जगमोहन ने पूछा। मदन कुमार मेहरा जैसा इंसान कभी भी अकेला नहीं हो सकता, देवराज चौहान ने कश लेकर कहा। उसके करीब गनमैन अवश्य होंगे और वह हमें मेहरा के पास पहुंचने नहीं देंगे। जगमोहन ने सहमति भरे भाव में सिर हिलाया। लेकिन हमने पहुंचना है, देवराज चौहान दांत भींचकर बोला और जेब से रिवॉल्वर निकालकर सीट पर रख दी। अपनी और मेरी रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा लो। जगमोहन ने कार में छिपा रखे साइलेंसरों को निकाला और रिवॉल्वरों पर फिट किया। जैसे हालात आएंगे उसी के अनुसार काम करना है, क्योंकि हम नहीं जानते कि मेहरा जैसे इंसान ने अपनी सुरक्षा का कैसा इंतजाम कर रखा है और उस इंतजाम को जानने के लिए हम वक्त खराब नहीं कर सकते, क्योंकि मेहरा यहाँ से कभी भी अपने एस्टेट के लिए रवाना हो सकता है। अगर मेहरा एक बार सीतापुर में अपने एस्टेट वापस पहुंच गया तो फिर उस पर हाथ डालने के लिए कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मतलब कि मेहरा अगर होटल में है तो उसे जिंदा बाहर नहीं निकलने देना है। जगमोहन ने दांत भींचकर कहा, हर हाल में काम यही निपटाना है। देवराज चौहान ने दांत भींचकर सिर हिलाया। दोनों ने साइलेंसर लगी रिवॉल्वरें कपड़ों में छिपाई और कार से बाहर निकल आए। चेहरों पर शांत सामान्य भाव थे। शीशे के बड़े मुख्य द्वार से जब भीतर प्रवेश करके लॉबी से गुजर रहे थे तो उनकी निगाह टंडन पर पड़ी। नजरें मिली। टंडन ने मुंह घुमा लिया। देवराज चौहान और जगमोहन आगे बढ़ गए। टंडन यहाँ क्या कर रहा है? जगमोहन ने शांत स्वर में पूछा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। 3rd फ्लोर पर शानदार स्वीट का नंबर 32 था। गैलरी बहुत शांत और सुनसान थी। हर तरफ नजर मारने के बाद देवराज चौहान ने जगमोहन को समझाकर गैलरी के एक कोने में खड़ा किया और 32 नंबर स्वीट पर पहुंचकर दरवाजा हौले से थपथपाया। कुछ ही पलों बाद दरवाजा खुला। सूट पहने व्यक्ति नजर आया। सब कुछ ठीक लग रहा था, परंतु उसकी आंखों में क्रूरता के भाव स्पष्ट तौर पर देखे जा सकते थे। उसने सवालिया निगाहों से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान मुस्कुराया, परंतु वह हद से ज्यादा सतर्क था। पल भर में ही वह समझ गया था कि सामने खड़ा व्यक्ति मेहरा का गनमैन है। मुझे मिस्टर मेहरा से मिलना है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। आप कौन हैं? मुझे मिस्टर वर्मा ने भेजा है, कमिश्नर आनंद वर्मा ने। उसने सिर से पांव तक देवराज चौहान को देखा, फिर दरवाजे से हट गया। देवराज चौहान के भीतर प्रवेश करते ही उसने दरवाजा बंद करके सिटकनी चढ़ा दी। वहां 2 और गनमैन थे, पहले की ही तरह सूट में, परंतु उनकी आंखों में उनका खतरनाक होना चमक रहा था। क्यों भेजा है तुम्हें वर्मा ने? पहले वाले गनमैन ने पूछा। देवराज चौहान मुस्कुराया। इस बारे में मैं मिस्टर मेहरा से ही बात करूं? गनमैन ने देवराज चौहान को घूरा। क्या नाम है तुम्हारा? सुरेंद्रपाल। तो मिस्टर सुरेंद्रपाल, गनमैन ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। मेहरा साहब हमें मोटी मोटी गड्डियों की शक्ल में तनख्वाह देते हैं और इसलिए देते हैं कि कोई भी आलतू फालतू बंदा उनके पास ना फटके, और मैं फालतू नहीं हूं, देवराज चौहान ने शांत भाव में टोका। मैं आपको नहीं कह रहा, गनमैन पहले वाले स्वर में बोला। मैं बता रहा हूं कि यह हमारी नौकरी का हिस्सा है कि जो भी मेहरा साहब से मिलने आए हम उसके आने की वजह पूछे। अगर वजह हमें ठीक लगे तो फिर हम मेहरा साहब से पूछ लेंगे कि क्या वह मिलना चाहते हैं। देवराज चौहान तुरंत समझ गया कि यह लोग उसे मेहरा तक नहीं पहुंचने देंगे। मेहरा साहब ने कमिश्नर वर्मा से मिलना था, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। किसी वजह से वह आ नहीं सके और मुझे भेज दिया। मतलब कि तुम्हारा मेहरा साहब से मिलना कोई खास जरूरी नहीं है। उनका मैसेज हमें दे दो, वह हम मेहरा साहब तक पहुंचा देंगे। मैं सिर्फ मेहरा साहब को ही मैसेज। तुम जा सकते हो मिस्टर सुरेंद्रपाल, उस व्यक्ति ने बात काटते हुए कहा। जरूरत होगी तो कमिश्नर वर्मा खुद आकर मेहरा साहब से मिल लेंगे। देवराज चौहान समझ गया कि बात आगे नहीं बढ़ने की, जबकि उसने हर हाल में मेहरा को निपटाना था। अगर मेहरा वापस अपनी एस्टेट में पहुंच गया तो फिर मेहरा पर हाथ डालना कठिन हो जाएगा। फिर ऐसे किसी मौके के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। अच्छी बात है, देवराज चौहान बोला। मैं कमिश्नर वर्मा को यह सब बातें कह दूंगा। कह देना, अब जाओ, गनमैन ने शांत स्वर में कहा। देवराज चौहान सिर हिलाकर पलटा, 2 कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा। अगले ही पल बिजली की सी फुर्ती के साथ कपड़ों में छिपा रखी साइलेंसर लगी रिवॉल्वर निकाली और वापस घूमा। दूसरे ही पल बेहद मध्यम सी आवाज के 3 धमाके हुए और कुछ समझने से पहले ही तीनों गनमैनों के शरीर में सुर्ख धब्बे उभरे और तीव्र झटके के साथ वे नीचे जा गिरे। देवराज चौहान दांत पीछे उन तीनों गनमैनों को देखता रहा। अब वह इस काबिल न थे कि उसे रोक पाते।
देवराज चौहान की फुर्ती का ही असर था कि वक्त से पहले वे समझ ही ना पाए कि क्या होने जा रहा है। वह भी ठीक वक्त पर सावधान हो जाते तो गोलियों की आवाजों से शोर शराबा उठ खड़ा होता। साइलेंसर लगी रिवॉल्वर थामे दांत भींचे देवराज चौहान पलटा और स्वीट के बाकी के दोनों कमरों में फिर गया, परंतु मदन कुमार मेहरा कहीं भी नहीं मिला। देवराज चौहान के दांत भींच गए। वह समझ गया कि मेहरा हद से ज्यादा सावधान आदमी है, इसी कारण वह यहाँ न होकर कहीं और है, लेकिन है तो होटल में ही। वह गनमैनों की 3 लाशों को घूरता वहीं सोच भरे अंदाज में खड़ा रहा। उसके पास इतना वक्त नहीं था कि आराम से होटल में मेहरा की तलाश करता, क्योंकि मेहरा को कभी भी खबर मिल सकती थी कि उसके गनमैन मारे गए हैं। कुछ पलों की सोच के बाद देवराज चौहान जगमोहन को यहाँ बुलाने के इरादे से दरवाजे की तरफ बढ़ा कि उन्हें तब तक कमरे में रहना होगा जब तक मेहरा का कोई मैसेज या कोई आदमी यहाँ नहीं आता। यही एक रास्ता बचा था मेहरा तक पहुंचने का। अभी दरवाजे से 3-4 कदम दूर ही था कि तभी दरवाजा खोलकर एक गनमैन ने भीतर प्रवेश किया और छिटक गया। उसकी निगाहें देवराज चौहान के हाथ साइलेंसर लगे रिवॉल्वर पर पड़ते ही वह हैरान हो गया। देवराज चौहान दांत भींचकर गुर्राया, भागने की कोशिश मत करना। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने उसकी बाह पकड़कर उसे भीतर खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। तब तक उसकी निगाहें लाश पर पड़ चुकी थी। यह तीनों तुम्हारे ही साथी थे, है ना? देवराज चौहान ने खतरनाक स्वर में कहा। वह हैरान और घबराया सा देवराज चौहान को देखने लगा। मैंने इनसे पूछा था कि मदन कुमार मेहरा कहाँ है। देवराज चौहान की आवाज में सर्द भाव आ गए। लेकिन इन्होंने बताया नहीं, मैंने गोली मार दी। अब तुम्हारा क्या इरादा है? उसने हड़बड़ाए अंदाज में अपना हाथ जेब की तरफ सरकाना चाहा। अकल सीख इन लाशों को देखकर हाथ जेब से पीछे रख और सीधे सीधे बता कि मेहरा कहाँ है, वरना। देवराज चौहान ने हाथ में थमी रिवॉल्वर सीधी की। अपने साथियों की 3 लाशें सामने पाकर पहले ही उसका बुरा हाल हो गया था। गोली मत चलाना, बता। देवराज चौहान गुर्राया। सामने वाले कमरे में। उसके होठों से जल्दी से सूखा स्वर निकला। सामने वाले कमरे में? हाँ। देवराज चौहान उसकी बाह पकड़कर खींचते हुए दरवाजे के पास लाया और दरवाजा खोला। सामने गैलरी पार एक कमरे का बंद दरवाजा नजर आ रहा था। अब बता, वह दरवाजा। उसने सामने वाले दरवाजे की तरफ इशारा करके सूखे स्वर में कहा, अगर तेरी बात गलत हुई तो। मैं सच कह रहा हूँ। उसने घबराहट भरे अंदाज में सूखे होठों पर जीभ फेरी। घूम। देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। वह हिचकिचाया। घूम। वह जल्दी से घूमा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर का दस्ता उसके सिर पर दे मारा। वह तीव्र कराह के साथ नीचे गिरकर बेहोश होता चला गया। देवराज चौहान ने उसे घसीटकर भीतर किया और बाहर आकर दरवाजा बंद किया और गैलरी के कोने की तरफ देखा। रिवॉल्वर वापस कपड़ों में आ चुका था। जगमोहन वहीं खड़ा था। देवराज चौहान ने गैलरी के दूसरे सिरे की तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर वह सीधा आगे बढ़ा और चंद कदम उठाकर गैलरी की चौड़ाई पार की, दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजा थपथपा दिया। दूसरी बार थपथपाने पर दरवाजा खुला। बीती रात तट पर चंद्रमा की रोशनी में उसने मेहरा को देखा था, थोड़ा बहुत ही देखा था, और इस वक्त दरवाजा खोलने वाले शख्स को वह देखकर समझ गया कि वही मदन कुमार मेहरा है। अध खुले दरवाजे से मदन कुमार मेहरा ने देवराज चौहान को प्रश्न भरी नजरों से देखा। देवराज चौहान ने बिना कुछ कहे दरवाजे को तीव्रता से धकेला। मेहरा लड़खड़ाकर पीछे हटा। देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश कर लिया और दरवाजा बंद करके रिवॉल्वर पुनः हाथ में ले ली। सब कुछ इतनी फुर्ती के साथ हुआ कि मेहरा कुछ समझ ना सका। देवराज चौहान के चेहरे पर क्रूरता भरी मुस्कान ना छूटी। मेहरा के माथे पर बल उभरे। कौन हो तुम? देवराज चौहान। वर्मा ने तुम्हारे साथ मिलकर ऑपरेशन बादशाह को जो अंजाम दिया था, धोखे से कमिश्नर वर्मा ने उस ऑपरेशन का पुर्जा मुझे बना लिया था। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर जहरीले स्वर में कह रहा था। लेकिन वर्मा को और तुम्हें यह नहीं मालूम था कि देवराज चौहान कभी भी पुर्जा नहीं बनता, स्टीयरिंग का काम करता है। मेहरा की आंखें सिकुड़ गई। देवराज चौहान के हाथ में साइलेंसर लगी रिवॉल्वर का रुख मेहरा की तरफ था। मदन कुमार मेहरा। देवराज चौहान दरिंदगी में डूबा नजर आ रहा था। मैं मानता हूं कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए। एसीपी महेश टंडन से तुम्हें वह सबूत वापस मिल गए जो तुम्हें मुसीबत में डाल सकते थे, लेकिन एक गलती तुम सब लोगों पर भारी पड़ी। क्या? मदन कुमार का चेहरा कठोर हो चुका था। अपने काम में मुझे इस्तेमाल करने की गलती। देवराज चौहान ने अपने शब्दों को चबाकर कहा, मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, लेकिन देश के साथ गद्दारी करने वालों को पसंद नहीं करता। तू देश के गोपनीय रहस्य, महत्वपूर्ण दस्तावेज, सीक्रेट, देश की खास गुप्त योजनाएं अपनी सोर्स से चुरा कर दूसरे देशों को बेचने का धंधा करता है। मेरे हिंदुस्तान को कमजोर करता है। तू मेरे देश को बर्बादी की उस हद तक पहुंचा रहा है, खोखला कर रहा है कि मेरे देश में इतनी भी दौलत ना बच सके कि मैं डकैतियां कर सकूं। जब तक मेरा हिंदुस्तान सलामत है तब तक देवराज चौहान है। मेरे देश को नहीं बेच रहा, मेरी राह में कांटे बिछा रहा है। इसलिए तेरा जिंदा रहना ठीक नहीं मेरा। मैं तेरे को गोली मारने जा रहा हूं। देवराज चौहान की आंखों में वहशी चमक उभरी पड़ी थी। मदन कुमार मेहरा ने बेहद शांत भाव से सिर हिलाया, पलटा और टेबल पर पड़े पैकेट में से सिगरेट निकालकर सुलगाई और फिर पलटकर देवराज चौहान को देखा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ, इस कमरे में? मेहरा ने भावहीन स्वर में पूछा। तुम्हारे गनमैनों ने बताया था। वह नहीं बता सकते। मेरा
एकाएक दृढ़ स्वर में क्या उठा, जब 3 को मैं शूट कर दूं और चौथा निशाने पर हो तो जिंदगी का प्यार मुंह खुलवा देता है। देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। मेहरा की आंखें सिकुड़ी। तुमने उन्हें मार दिया? 3 मरे पड़े हैं, एक बेहोश है। तुम अपने बारे में सोचो। बहुत गलत किया तुमने, मेरे आदमियों को मारना इतना आसान नहीं था। मेहरा ने कश लेकर शांत स्वर में कहा। खैर छोड़ो, अब तुम अपनी बात करो। ज्यादा देशभक्ति की बातें करना ठीक नहीं होता। दौलत की बात करते हैं, नोटों की बात करते हैं। मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं शोर शराबा नहीं चाहता। पैसा जो भी चाहो मिल जाएगा। देवराज चौहान के जिस्म में दरिंदगी की लहर दौड़ी। मदन कुमार मेहरा, मैं देवराज चौहान हूं, कमिश्नर वर्मा नहीं कि देश के गद्दार की पीठ ठोकूंगा और तुमसे लिए पैसों से अपना भविष्य बनाऊं। देवराज चौहान ने सर्द स्वर में कहा। इसमें कोई शक नहीं कि तुम दौलत में खेलते हो, लेकिन मैं दौलत की चादर ओढ़कर सोता हूं। लेकिन मेरी कमाई और तुम्हारी कमाई में जमीन आसमान का फर्क है। लगता है तुमने अभी दुनिया नहीं देखी। मेहरा ने कड़वे स्वर में कहा। दौलत ही सब कुछ है। तेरी दौलत में इतना दम नहीं कि मेरी रिवॉल्वर को झुका सके। इस पर भी दौलत का ढोल पीटना चाहो तो तुम। बहुत हो गया मदन कुमार मेहरा। देवराज चौहान दरिंदगी भरे स्वर में बोला। तुम्हारी बेकार की बातें सुनने के लिए नहीं आया मैं यहाँ। अब तुम्हें देश की ये 7 गद्दारी की सजा मिलने जा रही है। मैं तुम्हें गोली मारने जा रहा हूं मेहरा। पागल मत बनो। मैं शट अप। देवराज चौहान गुर्राया और साइलेंसर की रिवॉल्वर दांत भींचकर सीधी की। तभी पीछे बाथरूम का बंद दरवाजा आहिस्ता से खुला। पूजा मेहरा का चेहरा चमका। आंखों में दरिंदगी की चमक नजर आ रही थी। मेहरा देख तो देवराज चौहान को रहा था, लेकिन अपनी बेटी की हरकत को भी महसूस कर रहा था कि वह दबे पांव कमरे में आई और स्टैंड पर रखे चीनी मिट्टी के फूलदान को उठाकर वेग के साथ देवराज चौहान की तरफ फेंका। कोई आहट न हुई। फूलदान सिर की अपेक्षा देवराज चौहान की गर्दन पर लगा। फूलदान भारी था। गर्दन पर लगते ही देवराज चौहान के होठों से तीव्र कराह निकली। पीड़ा की तीव्र लहर उठी। वह 2 कदम आगे की तरफ लड़खड़ा गया। मदन कुमार मेहरा के लिए यही क्षण काफी थे। उसने इस क्षणिक मौके का फायदा उठाया और देवराज चौहान को तीव्रता के साथ धक्का दिया और दरवाजे की तरफ दौड़ता देखते ही देखते बाहर निकल गया। तब तक देवराज चौहान संभल चुका था। पूजा मेहरा ने देवराज चौहान को संभलते देखा तो दरवाजे की तरफ भागने का प्रोग्राम छोड़ वो वापस पलटी और बाथरूम में प्रवेश करके दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। बेचे दांतों से देवराज चौहान पलटा। उसने पूजा मेहरा की झलक पाली थी, परंतु तब तक वह बाथरूम में बंद हो चुकी थी। पूजा मेहरा पर ध्यान देने का मतलब था मेहरा का हाथों से निकल जाना, जबकि असल शिकार तो मेहरा था। देवराज चौहान जल्दी से बाहर निकला। गैलरी खाली नजर आ रही थी। जगमोहन भी नजर नहीं आ रहा था। देवराज चौहान जल्दी से लिफ्ट की तरफ दौड़ा। उसे पूरा विश्वास था कि मेहरा होटल से बाहर भागने की कोशिश करेगा। महेश टंडन अभी तक होटल की लॉबी में मौजूद था। वह ऐसी जगह बैठा हुआ था कि आने जाने वालों पर पूरी तरह नजर रख सके। उसके चेहरे पर सादगी थी, शांति थी, परंतु भीतर खास तौर पर हलचल मची हुई थी। टंडन होटल में सिर्फ मेहरा का अंत देखने के लिए मौजूद था। देवराज चौहान और जगमोहन को भीतर गए अब तक आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था। टंडन मन ही मन यही सोच रहा था कि मेहरा का काम खत्म करके देवराज चौहान और जगमोहन लौटने ही वाले होंगे, लेकिन हड़बड़ाए अंदाज में मेहरा को आते देख चौंका। मदन कुमार मेहरा के चेहरे पर घबराहट नाच रही थी, जिस पर वह काबू रखने का भरपूर प्रयत्न कर रहा था। टंडन फौरन समझ गया कि मेहरा देवराज चौहान के हाथों से बचकर भाग निकला है। महेश टंडन चेहरे पर सामान्य भाव रखे फौरन उठा और तेज तेज कदमों से मेहरा की तरफ बढ़ा। मेहरा हड़बड़ी में था। किसी की तरफ देखने की उसे फुर्सत ही कहां थी। करीब पहुंचते ही टंडन ने बेहद सामान्य भाव से मेहरा की टांगों में टांग अड़ा दी, जैसे अनजाने में हो गया हो। लड़खड़ाकर मेहरा गिरने को हुआ कि टंडन ने फौरन संभाला। अगले ही पल दोनों की नजरें मिली। मेहरा के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। तुम जिंदा हो? मेहरा के होठों से निकला। हाँ। टंडन के होठों पर मुस्कान और शब्दों में जहर घुला था। तुम्हें मौत देने? तभी पीछे से जगमोहन पास पहुंचा। अच्छा हुआ आप गिरने से बच गए। जगमोहन अपनेपन वाले भाव से मेहरा से बोला। फिर उसने टंडन को देखा। साहब आप जरा आंख खोलकर चला कीजिए, इन्हें चोट लग जाती तो। टंडन खामोश रहा। आइए आइए, जगमोहन मेहरा से बोला। लोगों को चलना भी नहीं आता। पीछे देवराज चौहान और यहाँ टंडन। मेहरा खुद यहाँ से निकल जाना चाहता था, क्योंकि उसके गनमैन खत्म हो चुके थे। वह खतरे में था। उसके दिमाग में एक बार भी अपनी बेटी पूजा का ध्यान नहीं आया था कि वह किस हाल में होगी। इस कदर घबराया हुआ था वह। जगमोहन मेहरा को लिए बाहर की तरफ बढ़ गया। मेहरा ने एक बार भी जगमोहन पर निगाह नहीं मारी थी। वैसे भी वह जगमोहन को पहचानता नहीं था। आप कुछ घबराए से लग रहे हैं? जगमोहन ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेहरा ने जैसे तैसे जवाब दिया। दोनों बाहर निकले। पार्किंग में खड़ी कार तक पहुंचे। मेहरा नहीं जानता था कि उसके आदमियों ने पार्किंग में कार कहां पार्क की है। फिर उसने इधर उधर अंधेरे में निगाहें दौड़ाई और अपनी कार को तलाश करने लगा। बहुत बेचैन लग रहा था वह। जगमोहन खतरनाक और जहरीली निगाहों से अंधेरे में मेहरा को घूर रहा था। क्या ढूंढ रहे हो जनाब? जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। कार? मेरी कार? कार की क्या जरूरत है? जगमोहन एकाएक तीखे स्वर में बोल पड़ा। जहां साहब ने जाना है वहां के लिए किसी सवारी वाहन की जरूरत नहीं, सिर्फ एक झटके की जरूरत पड़ती है। मेहरा ने फौरन गर्दन घुमाकर
अंधेरे में जगमोहन को अजीब सी निगाहों से देखा। जगमोहन की चमक भरी आंखें मेहरा की आंखों से टकराई। दूसरे ही पल जगमोहन ने कपड़ों में छिपी साइलेंसर लगी रिवॉल्वर निकाली और नाल मेहरा के पेट में सटा दी। अंधेरे में भी मेहरा के चेहरे पर घबराहट उभरती चली आई। कौन हो तुम? तेरा दूर का रिश्तेदार, जगमोहन ने जहरीले स्वर में उत्तर दिया। मुझसे मिले बिना भागे जा रहा था? मैं तो तेरे गले मिलने के लिए कब से राहों में खड़ा था। मेहरा ने कुछ कहना चाहा, तभी कदमों की मध्यम सी आहट गूंजी। जगमोहन और मेहरा की गर्दनें घूमी। आने वाला देवराज चौहान था। तो तू देवराज चौहान से भी बिना गले मिले भाग रहा था? जगमोहन ने जहरीले स्वर में कहा। मदन कुमार मेहरा को अपनी आंखों के समक्ष मौत नाचती नजर आई। देवराज चौहान पास पहुंचा। मेहरा को काटो तो खून नहीं, शिकार करने के लिए सिर्फ बंदूक ही काफी नहीं होती मेहरा। देवराज चौहान ने एक शब्द चबाकर कड़वे स्वर में कहा, जाल की भी जरूरत होती है ताकि शिकार भागे। बंदूक के निशाने पर ना आ सके तो जाल में फंस जाए, जैसे कि तू फंस गया मेहरा। जब शिकारी हम बने तो शिकार बचता नहीं, इस बात के गवाह अब तुम बनने जा रहे हो। जगमोहन ने रिवॉल्वर की नाल का दबाव उसके पेट पर बढ़ाया। उधर कारों के पीछे देवराज चौहान दांत पर दांत जमाकर कुर्राया। नहीं, मैं। मेहरा सिर से पांव तक मौत के आतंक से कांप उठा। देवराज चौहान और जगमोहन ने मेहरा को एक एक बाह से पकड़ा और लगभग घसीटने वाले अंदाज में उन कारों के पीछे ले गए। मुझे मत मारो देवराज चौहान, में तभी देवराज चौहान ने कपड़ों में छिपा रखी साइलेंसर लगी रिवॉल्वर निकाली और जगमोहन को पीछे करते हुए नाल मेहरा के ठीक दिल वाले हिस्से पर रख दी। वहां पहुंच रही बेहद मध्यम सी रोशनी में मेहरा का चेहरा निचुड़ा सा लग रहा था और खौफ की ज्यादती की वजह से जैसे उसका चेहरा भी बदल गया था। उसके शरीर में कंपन की तीव्र लहरें उठ रही थी, जिसकी वजह से उसके दिल पर लगी देवराज चौहान के हाथ में दबी रिवॉल्वर भी कांप रही थी। कानून के लंबे हाथ से एक बार तो तेरे जैसा रसूख वाला इंसान बच जाएगा मदन कुमार मेहरा। देवराज चौहान दरिंदगी भरे स्वर में कह उठा, लेकिन मौत के लंबे हाथों से आज तक कोई नहीं बच सका। मुझे माफ। ठीक उसी पल मध्यम सा धमाका हुआ और मेहरा के दिल वाला हिस्सा और छाती का काफी बड़ा हिस्सा लोथड़ों में बदल गया। मेहरा की आंखें फटी की फटी और मुंह खुला रह गया। उसके शरीर को तीव्र झटका लगा। वह करीब की कार से टकराया और 2 कदम दूर जा गिरा। वह मर चुका था, खत्म हो चुका था। दांत भींचकर जगमोहन ने अपनी रिवॉल्वर वापस रख ली। देवराज चौहान ने दांत भींचे मेहरा की लाश को घूरा, फिर रिवॉल्वर कपड़ों में वापस रखते हुए बोला, चलो। दोनों पार्किंग में खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़े, लेकिन ठिठक गए। अंधेरे में भी उन्होंने टंडन को पहचाना, जो उनकी तरफ ही बढ़ा आ रहा था। मेहरा कहाँ है? पास पहुंचते ही महेश टंडन के होठों से निकला। उधर कारों के पीछे पड़ा है। जगमोहन बोला। टंडन की निगाह कारों की तरफ उठी, फिर देवराज चौहान को देखा। मेहरा को खत्म करके तुमने बहुत बड़ा काम किया है। वास्तव में मेहरा बहुत खतरनाक इंसान था, देश का बहुत बड़ा गद्दार था, देश को बहुत नुकसान। छोड़ो। देवराज चौहान ने चेहरे पर छाई कठोरता और अपनी आवाज पर काबू पाते हुए बोला, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। किसी पर कोई एहसान नहीं किया। तुम अब अपनी सोचो कि बच गए, वरना कमिश्नर वर्मा ने तुम्हें तो साफ ही कर दिया था। एसीपी महेश टंडन के होठों से गहरी सांस निकली। सच बात तो यह है कि तुमने ही मुझे बचाया है देवराज चौहान। तुम्हारी ही मदद से मैं उन वर्दी वालों को खत्म कर सका, जो थे तो मेरे अपने, लेकिन दौलत के लालच में वर्दी वाले से दगा करके देश के दुश्मन का साथ दे रहे थे। मैं फिर कहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। इत्तेफाक ही रहा कि तुम लोगों ने धोखे में मुझे इस्तेमाल किया और मैं इस्तेमाल होने की अपेक्षा ऑपरेशन बादशाह को अंजाम देने वालों के लिए मौत बन गया। अपनी मुसीबत को उन्होंने खुद ही अपने पास बुलाया था। रूम नंबर 32 के सामने वाले कमरे में मेहरा की बेटी है। अगर कमरे से निकली होगी तो होटल में ही कहीं मौजूद होगी। उसने अपने बाप का साथ देकर तुम्हें धोखा दिया। चाहो तो उसे सजा दे सकते हो, लेकिन मेरी सलाह है कि मेहरा की बेटी का ध्यान छोड़ दो। यह भरा पूरा होटल है, भीतर 4 लाशें पड़ी हैं मेहरा के गनमैनों की। तुमने मेहरा की बेटी के साथ कुछ करने की कोशिश की तो मुसीबत में फंस सकते हो। कोई भी तुम्हें पहचान सकता है। समझदारी यही होगी कि घर जाओ और सुबह नाश्ता करके हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाओ। टंडन ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम ठीक कह रहे हो, टंडन बोला। सब कुछ पीछे छोड़कर भूल कर ही अपनी वर्दी का फर्ज पूरा करते हुए देश की सेवा में आगे बढ़ूंगा। अब मैं मेहरा जैसे और भी कई गद्दार देश में है, उन्हें तलाश करके उन्हें भी उनके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। देवराज चौहान शांत ढंग से मुस्कुराया और पार्किंग में खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ता चला गया। जगमोहन साथ था। महेश टंडन देवराज चौहान और जगमोहन पर तब तक निगाहें टिकाए उन्हें देखता खड़ा रहा जब तक कि वह कार पार्किंग से निकलकर आंखों से ओझल ना हो गए। फिर गहरी सांस लेकर जेबों में हाथ डाले भारी मन से टंडन होटल के बाहर की तरफ बढ़ता चला गया। सिर्फ एक ही बात उसके मस्तिष्क में घूम रही थी कि अगर देवराज चौहान न होता तो ऑपरेशन बादशाह सफल हो चुका होता और वह मर चुका होता। दी एंड, समाप्त। दोस्तों, ये कहानी बादशाह यहीं खत्म होती है। थैंक यू।